Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called WandaVision Episode 1. ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के 1950s के टाइम में, जहाँ पर सभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है और साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वांडा और विजन की जस्ट अभी शादी हुई है और साथ ही उन्होंने अपना एक नया घर भी शिफ्ट किया है। वांडा जिसके पास में टेलीकाइनेसिस की पावर होती है और वहीं विजन जिसके पास में माइंड टेलीपैथिकल पावर्स होती है। वो अपनी पावर्स के साथ में अपना रूप बदल भी सकता है और साथ ही चीजों के आर पार भी जा सकता है। वो दोनों ही अपनी इस शादी से काफी ज्यादा खुश भी हैं। वो दोनों आपस में एक हैप्पी लाइफ भी जी रहे होते हैं। वहीं पर दोनों की नजर उनके घर में मौजूद कैलेंडर पर पड़ती है जिसके ऊपर एक हार्ट बना हुआ होता है, मगर उन दोनों को नहीं पता कि इस हार्ट का मतलब क्या है। वहां पर विजन ये प्रिटेंड करता है कि उसे पता है कि 23 पर जो आज हार्ट बना है इसका मतलब क्या है, जबकि वांडा ये कहती है कि हाँ मुझे भी पता है, मगर एक्चुअल में वांडा को पता नहीं था कि 23 की डेट पर आज ये हार्ट क्यों बना हुआ है। मगर फिर भी बात को संभालने के लिए वांडा कहती है कि जब तक तुम घर पर आओगे तब तक मैं सब कुछ अरेंज करके रख दूंगी। अब अच्छे से अपनी जॉब पर जाओ और अपना ख्याल रखना। वहीं दूसरी तरफ वांडा भी अब सोचने लगती है कि आखिर आज के दिन में स्पेशल क्या है, ऐसी क्या बात है जो मैं भूल रही हूँ, जो मेरे माइंड से उतर चुकी है। मगर तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और वो होती है उनकी नेबर जिसका नाम होता है एग्नेस। वो उसके साथ में बातें करने लगती है, उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछती है कि आखिर तुम दोनों कहाँ पर मिले थे, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया। तब वहां पर वांडा बताती है कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो हम हमेशा से ही साथ में हो। और साथ ही इन्हीं बातों में ये भी पता चलता है कि एग्नेस की शादी भी 2 जून को हुई थी। उसके पति का नाम होता है रैल्फ। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है विजन पर, जो कि कंप्यूटेशनल सर्विस इनकॉर्पोरेटेड में जॉब कर रहा होता है। वो उस कंपनी का सबसे होनहार एम्प्लॉय होता है। उसको जो भी काम दिया जाता है वो एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह उसे फास्ट वे में कर देता है, क्योंकि उसके पास तो वैसे भी काफी सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। मगर फिर भी विजन काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि उसे काम करना तो आता है मगर उस काम को हम कर क्यों रहे हैं इसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है, हम यहाँ पर क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तब उसका कलीग उसे बताता है कि हम यहाँ पर कंप्यूटर की सर्विसेज देते और करते हैं। और उनकी बातें चल ही रही होती है, लेकिन तभी उसका बॉस मिस्टर हार्ट वहां पर आ जाता है और वो विजन से बातें करने लगता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें आज की डेट तो याद है ना। तब वहां पर विजन की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि हमने कैलेंडर पर एक डेट लगा रखी थी जिसमें 23 के ऊपर एक हार्ट बना हुआ था। और तब उसे समझ में आता है कि हार्ट का मतलब ये है कि आज मिस्टर हार्ट और मिसेस हार्ट हमारे घर पर डिनर के लिए आने वाले हैं। इसी बात से विजन अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है कि मुझे तो सब कुछ पता है और हम सब ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर्ड भी हैं। हालांकि ये बात अब विजन को तो पता चल जाती है और वो इसी बात को वांडा से कंफर्म करना चाह रहा होता है, इसलिए वो वांडा को कॉल लगाकर पूछता है कि क्या तुमने सारी कुछ प्रिपरेशन कर दी। मगर दूसरी ओर वांडा को ये पता ही नहीं होता कि आज मिस्टर एंड मिसेस हार्ट घर पर खाना खाने के लिए आने वाले। उसे तो ये लग रहा था कि शायद आज हम दोनों की एनिवर्सरी है। विजन एक ठंडी सांस लेता है, उसे समझ में आता है कि हाँ अब फाइनली सब कुछ ठीक है और घर पर जाने के बाद कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। वहीं पर हमें एक एडवर्टीजमेंट भी दिखाया जाता है एक टोस्टर का, जो कि बनाया गया होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरफ से। और फिर जब शाम होती है तब वहां से विजन अपने बॉस को और साथ ही उनकी मिसेस को लेकर अपने घर पहुंचता है। मगर जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वहां पर वांडा ने वहां की पूरी लाइट्स को बंद कर रखा होता है। उसने सोचा था कि जैसे ही विजन यहाँ पर आएगा मैं उसे एक सरप्राइज दूंगी, लेकिन उसकी वजह वहां पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उसे ये पता ही नहीं होता है कि विजन अपने बॉस के साथ में घर पर आया है और जब वो उनके बॉस को वहां पर पाती है तो वो बिल्कुल घबरा जाती है। और तब विजन उसे बताता है कि आज ये दोनों हमारे घर पर डिनर पार्टी के लिए आए, इसी की वजह से तो कैलेंडर में 23 पर हार्ट बना हुआ था। हालांकि इस मोमेंट तक घर में कुछ स्पेशल खाने के लिए तो नहीं बना हुआ था, मगर तब वांडा कोशिश करती है कि वो घर में कुछ खाने के लिए बना दे ताकि उनकी इंसल्ट ना हो और वो अपने मैजिक से कोशिश करती है कि कुछ अच्छा बन जाए। मगर उसका जादू उस टाइम डिप्रेशन की वजह से काफी ज्यादा उल्टा पुल्टा होने लगता है। तो वो एग्नीस को अपनी मदद करने के लिए बुलाती है। उस मोमेंट पर एग्नीस उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर तो जरूर आती है। वो फिर से अपना जादू ट्राई करती है मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती और काफी मेहनत के बाद में वो फाइनली कुछ ऐसा बना देती है जो कि डिनर तो नहीं होता मगर ब्रेकफास्ट जैसा जरूर लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हार्ट और मिसेस हार्ट भूख से पागल हो रहे थे, लेकिन तभी विजन उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए कभी गिटार बजाता है, कभी उन्हें गाना सुनाता है और साथ ही टाइम किल करने की कोशिश करता है। इसके बाद सभी डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और डिनर करना शुरू कर देते हैं। तभी मिस हार्ट वहां पर विजन और वांडा से पूछने लगती है
कि आखिर तुम दोनों कहाँ पर मिले थे, तुम्हारी शादी कैसे हुई थी। हालांकि ये बात एग्निस ने पहले भी वांडा से जरूर पूछी थी, मगर तब भी वांडा के पास में उन बातों का जवाब नहीं था। और इस बार अगेन पूछने पर वो कुछ डिप्लोमेटिक सा आंसर देती है, मगर कई बार ऐसा होता है कि वो जवाब भी नहीं दे पाती, क्योंकि उसके पास में जवाब एक्चुअली होते ही नहीं थे, क्योंकि ये सारी की सारी इमेजिनेशन बेसिकली वांडा के माइंड में चल रही थी। उसी दौरान जब मिस्टर आर्ट खाना खा रहे होते हैं तो उनके गले में एक हड्डी फंस जाती है और वो खांसते हुए जमीन पर गिर जाते हैं, मगर तभी विजन अपनी सुपर पावर के साथ में उनके गले में अपना हाथ डालकर उस हड्डी को निकाल देता है। इस बात से मिस्टर हार्ट काफी खुश होते हैं और वो उससे कहती है कि अगले दिन मैं तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा। और जब मिस्टर हार्ट वहां से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो वो वापस से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तो वहां से अगेन विजन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। वांडा विजन अगेन एक चैन की सांस लेते हैं और अपने सोफे पर आकर आराम से बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब वहां पर वांडा विजन से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों काफी अजीब और काफी अलग ही कपल हैं? जिस तरीके से बाकी और भी कपल होते हैं हम बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं है, क्योंकि हमने इतना टाइम साथ में बताया मगर अभी तक हमारे पास में रिंग भी नहीं है। और तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपनी रिंग खुद बनाएंगे और वो दोनों अपने हाथ आगे करते हैं और वहीं पर वांडा अपने टेलीपैथिकल पावर्स के साथ में दोनों के लिए ही एक एक रिंग तैयार कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है, मगर यहीं पर हमें एक ट्विस्ट पता चलता है। जैसे ये सीरीज यहाँ पर एंड होती है हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक टीवी के अंदर चल रहा होता है और इसका रिमोट एक इंसान के हाथ में होता है। और इसी के साथ वांडा विजन का ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज हम इसके एपिसोड 2 की बात करेंगे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपने घर के अंदर वांडा और विजन रात को सो रहे होते हैं, मगर तभी उन्हें अपने घर के बाहर एक जोर की बिजली कड़कने की आवाज आती है और इसी वजह से फिर विजन की भी नींद खुल जाती है। तो वो वांडा से पूछता है कि आखिर तुम जाग क्यों गई, क्या हो गया? तो वांडा उससे कहती है कि मुझे खिड़की के बाहर से कुछ बिजली कड़कने की आवाज आ रही है, वो आवाज मुझे परेशान कर रही है। तो वहां पर विजन कहता है कि रुको मैं देखता हूँ, और वो खिड़की खोलकर बाहर देखता है मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। मगर एकदम से एक और बिजली कड़कने की जोर से आवाज आती है और इसी बात से विजन भी डर जाता है और वो डर कर अपने कंबल में घुस जाता है। और फिर दोनों ही आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आजकल किस तरीके से नेबरहुड बिगड़ता जा रहा है, काफी ज्यादा शहर में चोरियां बढ़ चुकी है, शहर के हालात अब काबू में नहीं है। और इन्हीं बातों के साथ में वो अपना बैट मिला लेते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वांडा विजन एक मैजिक ट्रिक की प्रैक्टिस करने लगते हैं, क्योंकि उनके ही पड़ोस में एक फंड रेजिंग इवेंट होने वाला होता है और उसके अंदर काफी सारे उनके पड़ोसी भाग लेने वाले होते हैं। उस इवेंट के अंदर उन्हें एक मैजिक ट्रिक दिखानी होती है। तो वहां पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उनके पास में एक बहुत ही बड़ा कबर्ड है और जब वहां पर विजन आबरा का डाबरा बोलेगा तो वहां से वांडा गायब हो जाएगी। मगर इसके पीछे असलियत ये होती है कि उस बॉक्स के अंदर ऑलरेडी एक पोर्शन और बना हुआ होता है, जिसकी मदद से कभी भी वांडा उसमें छिप भी सकती है और वापस बाहर भी निकल सकती है। बेसिकली यहाँ पर ये कपल अपने आस पड़ोस यानी कि अपने नेबरहुड में ज्वाइन होने की कोशिश करता है, अपने आसपास के लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करता है, क्योंकि ये दोनों ही समझते हैं कि ये बाकी दुनिया से काफी अलग है। फिर वहां से विजन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहीं पर वांडा अपने घर पर बैठी होती है और तभी एकदम से वांडा को एक आवाज आती है। तो वो सुनकर घबरा जाती है, तो वो अपने घर से बाहर निकलकर उस आवाज के पीछे जाने लगती है। तो उसे पता चलता है कि झाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर गिरा पड़ा है, मगर यहाँ पर सबसे अजीब बात ये होती है कि उस हेलीकॉप्टर का कलर उसे रेड दिख रहा होता है। बाकी पूरी स्टोरी यहाँ पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई जाती है, मगर जैसे ही वांडा उस हेलीकॉप्टर को रेड कलर में देखती है तो वो काफी शॉक होती है। मगर उसी मोमेंट पर वहाँ उसकी नेबर जिसका नाम होता है एग्निस वहां पर पहुंच जाती है। एग्निस वांडा को बताती है कि आज जो इवेंट होने वाला है जिसके अंदर सभी अपनी मैजिक ट्रिक दिखाने वाले हैं, तो उसी के लिए उसने कुछ प्रिपरेशन करी है, जिसके लिए उसने एक रैबिट को खरीदा है और आज वो अपने रैबिट के साथ में कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने वाली है। वहां से वो बातें करते करते अपनी और मेंबर्स के पास में भी मिलने के लिए जाती है, जो कि आज इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली होती है। और तभी वो पहुंचती है एक लेडी के घर पे जिसका नाम होता है डॉटी। बेसिकली डॉटी उन सभी घरानों में से एक उच्च घराने की होती है, क्योंकि उसका दबदबा काफी ज्यादा होता है। बेसिकली वो उन लेडीज में एक अलग ही स्थान रखा करती थी। इसी वजह से ना वांडा की डोटी से बनती है और ना डोटी की वांडा से। वो दोनों जब आपस में बातें भी करते हैं तो उनकी बातों में एक अलग सा टोन झलकता है। इसके बाद में वो सभी यूनाइट होती है और यूनाइट होकर आज के इस होने वाले इवेंट के बारे में बातचीत करने लगती है। वहीं दूसरी ओर विजन अपने शहर के वेस्टर्न पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचता है, जहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ कुछ लोगों की मीटिंग है, बट बेसिकली वो इस मीटिंग का पार्ट नहीं होता, मगर फिर भी वो उन सभी के साथ में बैठ जाता है, क्योंकि वहां पर उसके काफी सारे कलीग्स होते हैं। और बातों ही बातों में एक शख्स विजन को एक च्युइंगम ऑफर करता है और विजन उस बात को ठुकरा नहीं पाता और वो उस च्युइंगम को ले लेता है और चबा लेता है। अब होता यह है कि बेसिकली विजन का जो शरीर होता है वो पूरी तरीके से एक मैकेनिकल डिवाइस होता है
और जैसे ही विजन उस च्युइंगम को खाता है तो उसके सिस्टम के अंदर वो पूरी तरीके से च्युइंगम चिपक जाती है। इस वजह से उसके अंदर ग्लिच आ जाता है। अब क्योंकि विजन खुद एक रोबोट होता है, कंप्यूटर होता है, इसी वजह से उस च्युइंगम का उसके शरीर पर काफी बुरा असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है वांडा पर, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ में बैठकर आज के होने वाले इवेंट पर बातें करी रही होती है और वहीं पर उसकी डॉटी से भी बातचीत चल रही होती है, मगर उन दोनों के बीच में अगेन अनबन सी नजर आती है और वो दोनों आपस में ड्रिंक लेकर बातें कर ही रही होते हैं। मगर तभी उसके पास में जो रेडियो पड़ा होता है उसके अंदर जोर जोर से वांडा वांडा की आवाजें आने लगती है। इस बात को देखकर वांडा काफी शॉक हो जाती है, मगर जैसे ही वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है उस रेडियो में एक ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के चलते डोटी के हाथ में जो ग्लास होता है वो ग्लास वहीं पर टूट जाता है। उस ग्लास के टूट जाने से उसके हाथ में खून आ जाता है और यहाँ अगेन हमें दिखाया जाता है कि जो डॉटी का खून होता है उसका कलर वांडा को लाल नजर आता है। इसी बात से वांडा काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि आज सुबह उसने एक हेलीकॉप्टर देखा एक आवाज के बाद में जो कि रेड कलर में दिख रहा था और अगेन उसे एक वांडा नाम से आवाज सुनाई पड़ी और अगेन जब उसने खून देखा था वो लाल कलर का था। वो ये समझ नहीं पाती कि उसके आसपास क्या हो रहा है और फिर अगेन एक और एडवर्टीजमेंट आता है जो कि एक घड़ी का होता है और वो घड़ी बनाई होती है हाइड्रा ने, जिस पर स्ट्रकर नाम से ब्रांडिंग भी होती है। ऐसा ही एक एडवर्टीजमेंट हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था जो कि एक टोस्टर का था जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के थ्रू बनाया गया था। और वहीं अगले मूवमेंट पर उस फंड रेजर इवेंट की शुरुआत हो जाती है। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से जो उन्होंने प्रिपरेशन करी होती है वो पेश करने लगते हैं, एक एक अपनी अच्छी अच्छी मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर वांडा भी अब विजन का इंतजार करने लगती है क्योंकि उन्हें भी अपना परफॉर्मेंस देना होता है और उसी मूवमेंट पर विजन की भी एंट्री हो जाती है। मगर तब वांडा देखती है कि विजन काफी लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी वक्त भी गिर सकता है। उसकी दिमागी हालत सही नहीं लग रही होती है और ये हुआ इस वजह से है क्योंकि विजन ने च्युइंगम खा ली है, क्योंकि उसके सिस्टम के अंदर वो च्युइंगम चिपक चुकी है। और फिर बारी आती है उन दोनों की परफॉर्मेंस की और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉटी ही उस इवेंट को होस्ट कर रही है और जब विजन वांडा का साथ देने के लिए स्टेज पर आता है तो उसकी हालत तो सही नहीं होती है, तो वो सब कुछ गलत गलत करने लगता है। वो कभी हवा में उड़ने लगता है, तो इस बात को लोग समझ ना जाए कि इन दोनों के पास में ऑलरेडी सुपर पावर्स है, तो इस बात को ढकने के लिए वांडा वहां पर अपनी ट्रिक्स इस्तेमाल करती रहती है। जब विजन हवा में उड़ता है तो वहां से वांडा बताती है कि इसके पीछे तो रस्सी थी, इसी वजह से ही हवा में उड़ रहा था। इसके बाद में विजन एक पियानो उठा लेता है, मगर इस बात को भी कवर करने के लिए वांडा उस पियानो को पूरी तरीके से गायब करके एक कार्डबोर्ड बना देती है। वो कहती है कि ये तो सिर्फ एक पतला सा टुकड़ा था। इस बात को देखकर पब्लिक भी काफी ज्यादा एंजॉय करने लगती है और फिर थोड़ी देर के अंदर विजन अपने पेट से एक हैट भी निकाल लेता है, लेकिन इस बात को भी वांडा अपने हिसाब से हैंडल कर लेती है और ऐसे ही कई सारी ट्रिक्स वो दिखाते जाते हैं और पब्लिक को ये लगने लगता है कि ये सब कुछ एक पार्ट है उनके परफॉर्मेंस का। और फिर बारी आती है इस एक्ट की जो कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जहां पर वांडा विजन एक कैबिनेट के साथ में गायब होने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी वो कैबिनेट सामने लाया जाता है। अब क्योंकि विजन का वहां पे स्क्रू ढीला हो चुका होता है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसे करना क्या है, तो वहां पर वांडा उस कैबिनेट में जाने वाली होती है, मगर उसके जाने से पहले ही वहां पर विजन आबरा का डाबरा बोल देता है। अब क्योंकि वांडा उसके अंदर होती नहीं है तो वो अपनी टेलीपैथिकल पावर्स के साथ में किसी एक दूसरी और लेडी को वहां पर पहुंचा देती है। इस बात से अगेन सब जने शॉक हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उन्हीं का ये एक्ट वहां पर सबसे बेहतरीन तरीके से हुआ था और इसी के साथ उन दोनों को ही बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिलता है। इस बात से सभी लोग खुश भी होते हैं और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि अब डॉटी और साथ ही वांडा के बीच में जो अनबन हो रही थी वो भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होने लगी है। इसके बाद के अंदर जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वांडा अपनी पावर्स के साथ में से विजन के अंदर से वो च्युइंगम निकाल देती है, जिसकी वजह से अगेन विजन बिल्कुल सही हो जाता है। वहीं से हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहां पर दोनों ही जने अब अपने घर पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहां पर वांडा विजन को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो दोनों ही अपने इस प्यार के मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। वो एक दूसरे से बस किस करने ही वाले होते हैं, मगर तभी वहां पर उन्हें अगेन एक बहुत ही जोर की आवाज आती है। तो दोनों ही जने अपने घर से बाहर निकलकर चेक करते हैं कि आखिर आवाज कहाँ से आई और जैसे ही जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गटर में से एक इंसान अभी अभी जस्ट निकला है, मगर उसके आजू बाजू काफी सारी मधुमक्खियां हैं। उसका फेस बिल्कुल भी ठीक से नहीं दिख रहा होता है। तो वांडा कहती कि नो, ऐसा नहीं हो सकता और एकदम से समय वापस पीछे चला जाता है। ये वो समय होता है जहां पर वांडा विजन आपस में एक साथ खड़े होकर प्रेगनेंसी के ऊपर बातें कर रहे होते हैं और किस करने वाले होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि सब कुछ जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर चल रहा होता है अब वहां पर कलर्स आने लगते हैं, वो सब कुछ रंग बिरंगा होने लगता है। मगर तभी वहां पर वांडा को पीछे से एक और आवाज आने लगती है। वो कहता है कि वांडा, हु इज डूइंग दिस टू यू? तो इस बात का वांडा जवाब नहीं दे पाती
और वहीं पर उन दोनों के बीच में एक और किस होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वांडा विजन एपिसोड 3। इसके एपिसोड 2 के एंडिंग में हमने देखा था कि सब कुछ अब कलर्ड होने लगता है। पूरी दुनिया और पूरे का पूरा विजन जो कि चल रहा था एपिसोड 1 और 2 में, अब सब कुछ कलर्ड होने लगता है। और फाइनली इस एक वीक के इंतजार के बाद में मार्वल वालों ने हमें कलर के साथ साथ में इसका एक न्यू इंट्रो भी दिया, जिसके अंदर हमें सब कुछ हेक्सागोन शेप के अंदर दिखाया जाता है और एक बिल्कुल न्यू तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है। और साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया गया था कि वांडा अपने प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही होती है और इसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि उनके घर पर एक डॉक्टर आया होता है जो कि वांडा का चेकअप कर रहा होता है और वो बताता है कि आप तो प्रेग्नेंट हैं। तब वहां पर विजन कहता है कि ये बात हमें भी पता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब वहां पर वो डॉक्टर कहता है कि इसके पेट में अभी 4 महीने का बच्चा है। लेकिन तब विजन सोचता है कि ये तो अभी कल ही प्रेग्नेंट हुई है, आखिर इसके पेट में 4 महीने का बच्चा कैसे आया। इन सभी बातों से विजन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वांडा विजन के तीनों एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि कई बार विजन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में पाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वांडा काफी ज्यादा खुश होती है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। हालांकि इन सभी के पीछे रीजन क्या है ये हमें आगे इस कहानी में पता चलेगा। इसके बाद में विजन डॉक्टर को ड्रॉप करने के लिए घर के बाहर जाता है और उन्हें थैंक्स कहता है और साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि अभी पूरे मोहल्ले में मेरी बीवी के प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी पता नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि ये बात कॉन्फिडेंशियल रहे आप और मेरे बीच में। तो डॉक्टर इस पर कहता है कि आप निश्चिंत रहिए, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। और ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर विजन की नजर अपने नेबर पर पड़ती है और वो उसके पास में उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हर्ब वहां पर अपने पौधे काटने यानी कि जो प्लांट की कटिंग वाली जो मशीन होती है उससे दीवार को काटने लगता है। ये देखकर विजन काफी चौंक जाता है, उसे सब कुछ बिल्कुल अजीब लगने लगता है। लेकिन वो वापस से अपनी पत्नी वांडा के पास में आ जाता है और जब वो वांडा को देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी अभी उसके बेबी ने किक किया है। इसका मतलब ये है कि वांडा के पेट में जो बच्चा होता है अब वो 4 की जगह 6 महीने का हो चुका होता है। इसी की वजह से उसने किक करना भी स्टार्ट कर दिया होता है। वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम आखिर अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे। तब वहां पर विजन कहता है कि हम अपने बच्चे का नाम बिली रखेंगे, लेकिन तभी वहां पर वांडा कहती है कि नहीं, हम अपने बच्चे का नाम टॉमी रखेंगे। इसके बाद में विजन ही फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि जिस हिसाब से इस बच्चे के बढ़ने की स्पीड बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग तो 3 दिन के अंदर ड्यू डेट आ जाएगी और फाइनली वांडा एक बच्चे को जन्म देगी। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर विजन अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। वो बच्चे की नैपी चेंज करने लगता है, घर के अंदर सभी चीजों को ठीक करने के लिए सब कुछ प्रिपेयर करने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांडा अपने दर्द से काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, उसकी हालत बेकाबू होने लगती है और वहां की लाइट्स भी बंद चालू होने लगती है। इस बात को समझकर विजन उसके पास में जाता है और उसे कहता है कि डीप ब्रेथ लो, सांस लेने से हो सकता है कि तुम्हारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन इन बातों का वांडा पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है और साथ ही उनके घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान पड़ा होता है वो बेकाबू स्थिति में हो जाता है। वो हर सामान चलने लगता है, हर चीज घूमने लगती है और साथ ही घर की लाइट्स भी चली जाती है। तो विजन बाहर निकलकर चेक करने जाता है। वो देखता है कि कहीं हमारे ही घर की लाइट गई है या पूरे के पूरे मोहल्ले की लाइट गई है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि हमारे घर के साथ साथ डॉटी के घर की भी लाइट गई हुई है। इन सभी बातों से विजन को काफी चिंता होने लगती है। वो वापस से अपने घर में आता है और वांडा से अगेन बातें करने लगता है और उससे कहता है कि क्या बाकी लोगों को हमारे सच के बारे में पता तो नहीं चल गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मिस्टर एंड मिसेस हार्ट हमारे घर पर आए थे और जब उनके गले के अंदर स्ट्रॉबेरी फंस गई थी, तो जब मैंने अपनी शक्ति से उसकी स्ट्रॉबेरी को निकाला तो वहां पर भी मुझे लगता है कि उन्हें हमारी शक्तियों के बारे में पता चल गया होगा। और शायद इस बार भी ऐसा होगा जब हम अपनी सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे और हमारा पूरा नेबरहुड यानी कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमें किसी और ग्रह का मानकर हमसे दूर जाने लगेंगे। ये सारी बातें विजन उसके साथ में कर ही रहा होता है, लेकिन अगेन एक ग्लिच होता है और वापस से वो सीन रिपीट हो जाता है जहां में दिखाया जाता है कि अगेन विजन घर के अंदर एंट्री ले रहा होता है। लेकिन इस बार वो वांडा से वो बातें करने की बजाय अच्छी बातें करने लगता है। वो बातें करने लगता है जिनके अंदर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर केयर होती है वांडा के लिए। वो उसके साथ में काफी ज्यादा रोमांटिक बातें करने लगता है। ये कहने लगता है कि आखिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चे किस तरीके से होंगे और आखिर उनके पास में क्या सुपर पावर्स होंगी। उन दोनों की ये बातें चली रही होती है, लेकिन उसी मूवमेंट पर वांडा का वाटर ब्रेक हो जाता है।
है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन जैसे उसका वाटर ब्रेक होता है तो उनके घर के अंदर जो ऊपर एक पाइपलाइन फिट होती है वो पाइपलाइन भी वहीं पर फट जाती है, जिसकी वजह से पूरे घर के अंदर पानी पानी हो जाता है। और उस पानी से बचने के लिए वो दोनों अपने घर की टेबल के नीचे छिप जाते हैं। और तभी हमें टीवी में एक और एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है लग्जरी बाथ पाउडर का, जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है हाइड्रा। उस एडवर्टीजमेंट के खत्म हो जाने के बाद में वांडा विजन जो कि टेबल के नीचे छिपे होते हैं वो वहां से बाहर निकलते हैं। और तब वहां पर वांडा को लगता है कि सब कुछ गीला हो गया, सब कुछ भीग गया है, पूरे घर के अंदर पानी भर गया है। इसी वजह से वो खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी माइंड टेलीपैथिकल पावर्स का यूज करते हुए घर के अंदर एक एयर फ्लो बना देती है, जिसकी वजह से उस एयर फ्लो की वजह से सब कुछ जो गीला होता है वो सूख जाता है, सारा पानी मानो जैसे गायब सा हो जाता है। मगर ऐसा करने पर उसने अपनी काफी ज्यादा पावर रिलीज करी थी। ड्यू डेट बिल्कुल करीब आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी मोमेंट पर अपनी डिलीवरी कर सकती है। विजन ही सोचता है कि मैंने तो जस्ट अभी भी डॉक्टर को उनके घर पर भेजा है और साथ ही उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो वेकेशन के लिए निकल जाएंगे, तो इसका मतलब अब यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये है कि अब हम दोनों को ही मिलकर बच्चे की डिलीवरी करनी होगी। इसीलिए वो बच्चे की डिलीवरी के लिए जो मुमकिन हो सकता था वो सब कुछ ट्राई करने लगता है। हेल्प लेने के लिए विजन घर से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से वांडा घर में अकेली होती है, मगर तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है। तो इसी वजह से वांडा अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसने अपनी शक्तियों के साथ में एक स्ट्रोक यानी कि एक सारस भी बनाया होता है। वो बस उस रूम में पहुंचने ही वाली होती है, मगर तभी उसके घर की घंटी बजती है। तो वांडा अपने घर के दरवाजे को खोलने के लिए उस दरवाजे के पास में जाती है। जब वो उसे खोलती है तो उसके घर में आई होती है उसकी नेबर, जिसका नाम होता है जेरल्डीन। अब यहाँ पर वांडा नहीं चाहती थी कि उसकी नेबर्स और साथ ही आसपास के लोगों को ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं था कि उन दोनों की जोड़ी इस दुनिया के लोगों से काफी ज्यादा अलग है। इसलिए वो अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए एक कोट का जरिया लेती है, वो उसे पहन लेती है और अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने की कोशिश करती है। तब वहां पर जेरल्डीन वांडा से कहती है कि मेरे घर की भी पाइपलाइन फट गई है और घर पर काफी ज्यादा पानी फैल गया, इसलिए मुझे एक बाल्टी की जरूरत है, क्या तुम मुझे एक बाल्टी दे सकती हो? तो वांडा बाल्टी लेने के लिए रसोई में जाती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वांडा को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उसकी ड्यू डेट काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है। इस वजह से धीरे धीरे उसके कोट्स का कलर चेंज होने लगता है, कभी नीला, पीला, लाल तो कभी हरा। लेकिन उसे बाल्टी लाने में काफी देर हो जाती है। तो उसी मोमेंट पर जेरल्डीन वहां पर पहुंच जाती है और वांडा को जब ऐसा लगता है कि जेरल्डीन को अगर पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो वो अपने पेट के पास में एक फ्रूट बकेट को रख लेती है ताकि वो अपने प्रेगनेंसी को छुपा सके। लेकिन जब जेरल्डीन उसकी बकेट को देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है। तो वांडा को लगता है कि शायद इसे पता चल चुका है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मगर तब जेरल्डीन उसकी प्रेगनेंसी को देखकर शॉक नहीं बल्कि उसकी हाथ में रखी बकेट को देखकर शॉक हुई होती है। जेरल्डीन का ध्यान भटकाने के लिए वांडा उससे कई सारी बातें करने लगती है, उसे बताने लगती है कि आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे आस पड़ोस में सब कुछ कैसा चल रहा है। लेकिन जब वो दोनों बातें कर ही रही होती है, उसी मोमेंट पर जो उसने स्ट्रोक यानी कि जो सारस बनाया होता है वो जिंदा हो जाता है। वांडा उसे अपनी पावर्स की मदद से भगाने की काफी कोशिश करती है, मगर फिर भी वो सारस वहां से नहीं जाता। और साथ ही अब यहाँ पर जेरल्डीन को भी पता चल चुका होता है कि वांडा एक प्रेग्नेंट औरत है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है विजन, जो कि अब उस डॉक्टर के पास में पहुंच चुका होता है, जो कि अपने वेकेशन के लिए निकल रहा होता है। और तब वो फटाफट से उसके पास में जाकर उसे अपने घर की ओर आने के लिए बोलता है। मगर जब तक विजन डॉक्टर को लेकर घर पर आता, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ऑलरेडी जेरल्डीन ने वांडा की डिलीवरी कर दी होती है उनके पहले बच्चे की। और तब वहां पर वांडा अपने पहले बच्चे का नाम रखती है बिली। मगर तभी हम देखते हैं कि अभी तक उसका पेट बिल्कुल कम नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अब भी वांडा के अंदर एक बच्चा और होता है। लेकिन जब वहां पर विजन आता है तो वहां पर वांडा एक और बच्चे को जन्म देती है। तब विजन उसका नाम रखता है टॉमी। अब यहाँ पर बेसिकली वांडा के 2 बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल ट्विंस होते हैं। और अब इसी वजह से विजन डॉक्टर को छोड़ने के लिए घर के बाहर जाता है। तभी वहां पर जेरल्डीन वांडा से बातें करने लगती है। वो कहती है कि तुम भी तो कभी ट्विंस हुआ करती थी, तुम्हारे भाई का नाम पिएट्रो था ना? मगर तब वांडा कहती है कि उसे अल्ट्रॉन ने जान से मार दिया था। और इन बातों को याद करके वो एक पुराने ही विजन में कहीं पर खो जाती है। वहीं दूसरी ओर विजन अपने पड़ोसी रैल्फ के साथ में बातें करने लगता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिर ये सब कुछ इतना वियर्ड सा क्यों है। तब वहां पर उसकी पत्नी एग्नेस आ जाती है और वो रैल्फ को सब कुछ सच्चाई बताने से रोक देती है। और साथ ही विजन का ध्यान भटकाने के लिए वो कहती है कि जेरल्डीन कुछ ज्यादा अजीब नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, कहाँ से आई है, उसके पति का नाम क्या है, वो बस ना जाने, लेकिन सडनली कहीं से आ गई है। वहीं दूसरी ओर वांडा जेरल्डीन से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें अल्ट्रॉन के बारे में कैसे पता चला, आखिर तुम्हें पिएट्रो
कैरेक्टरों के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये सारी बातें तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मगर जेरेल्डीन बार बार उसकी बात को टालने की कोशिश करती, वो उसे इग्नोर करने लगती है ताकि वो उसे कुछ भी बता ना सके। और तब वांडा उसे कहती है कि इस घर से चली जाओ। और तभी हम देखते हैं कि विजन भी उसके घर में वापस आ चुका होता है। और तब वहां पर वांडा की एक अजीब सी सीक्रेट स्माइल हमें दिखाई जाती है। और तभी ये पूरा डायमेंशन जो कि 4/3 का चल रहा होता है अभी 16/9 का बन जाता है। इसका मतलब अब इस वीडियो के अंदर जो स्टोरी स्टार्ट होने वाली है ये एक अलग ही रुख लेने वाली है। और वहीं पर जेरेल्डीन एक ऐसी जगह पर आकर गिरती है जिसके ऊपर अब काफी सारे पुलिस गार्ड और FBI के लोग उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वांडाविजन एपिसोड 4। इसकी शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि लास्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग हमें बताई गई थी, जिसका नाम था जेरेल्डीन। लेकिन अब हमें पता चलता है कि इसका ओरिजिनल नेम है मोनिका रैम्बो, जो कि मारिया रैम्बो की बेटी है। MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 21 नंबर की एक मूवी आई थी जिसका नाम था कैप्टन मार्वल। उसे भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसके अंदर हमें मारिया रैम्बो दिखाई गई थी जिसने कैरल का साथ दिया था उस इंजन को नष्ट करने में जिसके अंदर स्पेस स्टोन की ताकत थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये वो टाइम होता है 2023 का, जब हल्क की चुटकी बजाने से 5 साल पहले थेनोस की चुटकी से जो लोग गायब हुए थे, जैसे कि ब्लिप भी कहा जाता है, अब वो धीरे धीरे वापस आने लगे हैं। और तभी हमें दिखाई जाती है मोनिका रैम्बो जिसकी मां मारिया रैम्बो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। और जब वो वहां पर आती है तो वो डॉक्टर से पूछताछ करने लगती है कि क्या आप मेरी मां को जानते हैं कि वो कहां पर है। तब वहां पर डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी मां तो आज से 3 साल पहले ही मर गई। आज से 5 साल पहले जब थेनोस ने चुटकी बजाई थी तो आधा ब्रह्मांड खत्म हो गया था और उसके अंदर तुम भी शामिल थी। लेकिन 2 साल तक तो तुम्हारी मां ने अपने जीवन से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद में उन्हें कैंसर हो गया, इस वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि मोनिका को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि उसको तो ये पता था कि जस्ट अभी 20 मिनट पहले उसने एक छोटा सा नैप लिया था। वो सिर्फ सो रही थी 20 मिनट के लिए और जब वो वापस जागी तो अब पूरी दुनिया एक तरीके से बदल चुकी थी उसके लिए। और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मोनिका रैम्बो बेसिकली स्वॉर्ड में काम करती है। जिस तरीके से MCU के अंदर शील्ड और साथ ही हाइड्रा है, उसी तरीके से स्वॉर्ड नाम की भी एक एजेंसी है जो कि एक सीक्रेट वे के अंदर दुश्मनों के ऊपर अपनी नजर बनाए रखती है, जिसके अंदर काम किया करती है मोनिका रैम्बो। वहां पर मोनिका की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम होता है टाइलर। तब टाइलर उसे बताता है कि तुम 5 साल बाद में लौटी हो, इसीलिए तुम्हें मौजूदा हालात में जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम्हें वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम जरूर है। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। ये प्रोजेक्ट है जो कि वेस्ट व्यू के अंदर चल रहा है, तुम्हें वहां पर जाना है और FBI की मदद करनी है। और इसी के साथ मोनिका पहुंचती है वेस्ट व्यू टाउन में। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि पूरे के पूरे टाउन में एक बहुत ही बड़ा गूफअप हो चुका है। गूफअप इसका मतलब ये है कि वहां पर मौजूद करीब 3326 लोगों को अब उनके माइंड से ये हटा दिया गया है कि यहाँ पर कभी कोई वेस्ट व्यू नाम का शहर भी हुआ करता था। वहाँ की वेस्ट व्यू की जो पुलिस होती है, यहाँ तक कि उनके माइंड्स भी अब बिल्कुल मैनिपुलेट हो चुके होते हैं। उन्हें ये लगता है कि इसका नाम वेस्ट व्यू नहीं बल्कि इसका नाम ईस्ट व्यू है और वो यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं जानते थे, साथ ही यहाँ की गलियों को बिल्कुल भूल चुके थे। और तभी वहाँ पर मोनिका की मुलाकात मिस्टर वू से होती है। ये मिस्टर वू वही होते हैं जिन्हें हमने एंटमैन में देखा था। मैंने एंटमैन की मूवी का भी ऑलरेडी एक्सप्लेन अपने चैनल पर डाल रखा है। और तभी मोनिका उस टाउन की जान पहचान यानी कि उसकी तहकीकात करने के लिए एक छोटा सा ड्रोन हेलीकॉप्टर उस टाउन के अंदर भेज देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ड्रोन जैसे ही सामने उड़ता हुआ जाता है वो ड्रोन बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो किसी एनर्जी फील्ड से टकराकर उसके अंदर चला गया हो। मोनिका इस बात से काफी शॉक होती है, इसलिए वो खुद जाकर चेक करना चाहती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। और जैसे ही वो उस एनर्जी फील्ड को वहां से टच करती है तो वो भी उसके अंदर चली जाती है और वहां से डिसअपेयर हो जाती है। और इन्हीं बातों से FBI का एजेंट यानी कि मिस्टर वू भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके 24 घंटे बाद में हमें पता चलता है कि उस घोस्ट टाउन के आसपास में काफी ज्यादा कैंपिंग हो चुकी है, यानी कि पुलिस वालों ने और साथ ही FBI ने मिलकर वहां पर काफी ज्यादा खुद के कैंप्स लगा लिए। वहां पर एक नया हेडक्वार्टर खड़ा कर दिया है ताकि वो उस शहर के ऊपर अपनी नजर रख रखें। और इसमें उनका साथ देती है डार्सी जो कि हमें दिखाई गई थी थॉर मूवी के अंदर। मैंने थॉर मूवी को भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ पर स्वॉर्ड और साथ ही FBI दोनों टीम्स मिलकर उस घोस्ट टाउन की एनर्जी फील्ड के ऊपर काम करना शुरू कर देती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये फील्ड बनाई किसने
और इस फील्ड के अंदर मौजूद क्या है। हालांकि वहां पर सारी टीम्स उस घोस्ट टाउन के अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर न जाने वो किस प्रकार की एक एनर्जी फील्ड होती है जिससे उन सभी के माइंड भी मैनिपुलेट होते हैं। कोई भी अंदर जाना नहीं चाहता। अब यहाँ पर ड्रोन गायब हो चुका है और साथ ही मोनिका रैम्बो भी गायब हो चुकी है। अब उसे ढूंढने के लिए दोनों टीम साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देती है, मगर वो सभी लोग अपनी तहकीकात को रोकना नहीं चाहते थे। इसी वजह से डार्सी अपने कई सारे ड्रोन्स को अगेन उस घोस्ट टाउन के अंदर भेजती है, मगर तब उसे पता चलता है कि अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर काफी ज्यादा रेडिएशन है, जिसकी वजह से कोई भी ड्रोन, कोई भी टेक्निकल डिवाइस चलने से मना कर देता है। हर चीज फेल हो जाती है। इसीलिए वो एक पुरानी मशीन का उपयोग करती है, और जैसे ही वो अपनी एक पुरानी मशीन को इस्तेमाल करने लगती है तो उसे उसके अंदर वांडा की शक्ल नजर आती है। इस बात से डार्सी को समझ में आता है कि अंदर जो भी हादसे हो रहे हैं ये जरूर 1950 के आसपास की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। इसलिए वो अपने आसपास में जो पुलिस मौजूद होते हैं उसे कहती है कि मुझे एक टीवी लाकर दो जो करीब आज से 50 साल पुराना हो। वहीं दूसरी ओर FBI भी अपनी तहकीकात पर लगी होती है, और तभी वो एक इंसान को एक सीवर के अंदर भेजना चालू करती है। उस इंसान का नाम होता है फ्रैंकलिन, और वो सीवर के अंदर जाना शुरू करता है, और तभी हमें पता चलता है कि ये सीवर खुलेगा सीधा उस घोस्ट टाउन के बीच में जहां पर ये सारे के सारे हादसे हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वही सीन होता है जो कि हमें इस वांडा विजन के एपिसोड 1 में दिखाया गया था एंडिंग के अंदर, जहां पर जब वांडा को अपने सामने एक इंसान नजर आता है जिसे कि काफी लोग हनी बी कीपर के नाम से भी जानते थे, लेकिन तब वांडा ने समय को पीछे कर सारा कुछ सेटल कर दिया था। वहीं दूसरी ओर अब FBI और साथ ही स्वाड के लोग उस पूरे हेडक्वार्टर के अंदर एक पुरानी सी टीवी लगा देते हैं, जिसके अंदर अब उन्हें वहां का एपिसोड 1 दिखाई जाता है, जिसके अंदर अब वो विजन को और साथ ही वांडा को देख पाते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होता है। मगर कोई भी ये समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या ये कोई शो है और या फिर कोई रियल टाइम इवेंट हो रहा है। इस बात का पता कैसे लगाया जाए, इसी के अंदर सब अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से FBI ये डिसाइड करती है कि अभी तक इस एपिसोड के अंदर हमने जितने भी लोगों को देखा है क्यों ना उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया जाए, और वो उन सभी की एक फाइल तैयार करते हैं जिन लोगों को उन्होंने उस टीवी के अंदर देखा था। वहीं पर डार्सी ये सोचने लगती है कि विजन तो मारा गया था थैनोस के हाथों से। ये वो मोमेंट था जब ना तो थैनोस ने चुटकी बजाई थी और ना ही हल्क ने चुटकी बजाई थी, यानी कि विजन की मौत चुटकी बजाने से पहले ही हो चुकी थी, वो ब्लिप का एक हिस्सा नहीं था। तो फिर ये आज से 50-60 साल पहले की टीवी में कैसे शो हो रहा है। और तभी वहां पर इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब डार्सी को टीवी के अंदर दिखती है जेरल्डीन, यानी कि मोनिका रैम्बो। वहीं दूसरी ओर FBI के कुछ एजेंट्स को अपनी ड्रोन्स की मदद से कुछ तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों के अंदर उन्हें वो तस्वीर भी मिलती है जहां पर वांडा उस हेलीकॉप्टर को देख रही होती है जिसका कलर बाकी बिल्कुल कलर से मैच नहीं हो रहा था। बाकी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, मगर हेलीकॉप्टर का कलर रेड था। डार्सी वो टीवी वाली बात जेम्स वू को बताती है, तो इसीलिए जेम्स वू सीधा टीवी के पास में जाता है और अपने माइक्रोफोन से चिल्लाने लगता है, वांडा वांडा कैन यू हियर मी, डू यू नो हु इज डूइंग दिस टू यू। मगर अनफॉर्चुनेटली वो वांडा से कांटेक्ट नहीं कर पाता, और अगेन वांडा अपने ग्लिच के साथ में सब कुछ ठीक कर देती है। इसका मतलब ये है कि पुराने जितने भी प्लॉट होल्स इस कहानी में छोड़े गए थे, जो कि हमने एपिसोड 1, 2 और 3 के अंदर देखे थे, अब वो धीरे धीरे इस 4th एपिसोड के साथ में भरने लगे हैं। ये कहानी धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। उस टीवी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते करते अब वो और साथ ही डार्सी एपिसोड 1 और 2 को खत्म करने के बाद में 3 तक पहुंच चुकी होती है। अब ये उस मोमेंट तक आ चुकी होती है जहां पर मोनिका रैम्बो वांडा से पूछ रही होती है कि आखिर अल्ट्रॉन ने तुम्हारे भाई को क्यों मारा, और तब वहां पर जब वो उसका जवाब दे रही होती तो अगेन टीवी रुक जाती है। वो दोनों वापस से उस टीवी को रिवाइंड करने की कोशिश करते हैं, उस सीन को वापस से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो सीन वहीं पर आकर रुक जाया करता था जब वहां पर मोनिका रैम्बो वांडा से बार बार पूछ रही होती है। मगर तभी उन्हें एक जोर के ब्लास्ट की आवाज आती है। इसी वजह से डार्सी और साथ ही मिस्टर वू अपने हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर टीवी में ये दिखाया जाता है कि वहां पर जो सीन रुका हुआ था वो चलने लग जाता है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि वांडा ने मोनिका रैम्बो को कहा होता है कि ना तो तुम मेरी दोस्त और ना ही मेरी नेबर, और साथ ही ना ही तुम इस जहान से आई हो। और तभी वो उसे अपनी शक्तियों के साथ में उस पॉकेट डायमेंशन से किक आउट कर देती है। और ये वही सीन होता है जब उस ब्लास्ट के थ्रू मोनिका रैम्बो उनके कैंप के सामने आकर गिरती है। अगेन सीन शिफ्ट होता है एपिसोड 3 की तरफ, जहां पर विजन अपने घर में वापस आया होता है और वो बात कर रहा होता है वांडा से,
मगर तब हमें दिखाया जाता है कि विजन का शरीर बिल्कुल कलरलेस हो चुका है। ये वो कलर होता है जिस टाइम पर थेनोस ने उसके सर से उसका माइंड स्टोन निकाल लिया था, वो बिल्कुल निर्जीव हो गया था। जब वांडा उसे देखती तो वो काफी शॉक हो जाती है, लेकिन अगेन वो जब उसे सर उठाकर देखती तो विजन उसे उसके असली रूप में दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है उन्हीं एफबीआई और साथ ही स्वाट की टीम मेंबर्स पर। वो देखते हैं कि अभी उनके सामने मोनिका रैम्बो पड़ी है, तो वो मोनिका से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ, वहां पर क्या हो रहा है। तब वहां पर मोनिका कहती है इट्स ऑल अबाउट वांडा, यानी कि ये सब कुछ जो कर रही है ये सब कुछ वांडा कर रही है। और वहीं पर अगेन सीन शिफ्ट हो जाता है उन्हीं की दुनिया में, जहां पर हमें दिखाई जाते हैं वांडा और विजन, जिनके हाथ में होते हैं उनके बच्चे बिली और साथ ही टॉमी। और तब वो बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि आज हम वापस क्या देखेंगे। और इसी के साथ में जो एक्सपेक्ट रेशो जो लास्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था वो फिर से अगेन उसी टीवी वाले शो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इससे हमें ये बात तो जरूर पता चल गई कि ये जो 4th एपिसोड था इसके थ्रू जो लूप होल्स थे, यानी कि जो पार्टीशन जो छोड़े गए थे एपिसोड 1, 2 और 3 में, उन्हें कवर अप किया गया है। और इसी के साथ में जो 5th एपिसोड आएगा उसके अंदर वांडा विजन की अगली कहानी दिखाई जाएगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वांडा विजन एपिसोड 5 लास्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग हमें पता चला था कि वांडा ने अपना एक पॉकेट डायमेंशन बना रखा होता है जिसके अंदर वो विजन की डेड बॉडी के साथ रह रही होती है। और इस बात का पता चल गया होता है मोनिका रैम्बो को, जो कि अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन जाकर दे देती है स्वाड और साथ ही एफबीआई की पूरी टीम को। और जहां पर इसका 4था एपिसोड एंड हुआ था उसी के साथ ये 5वां स्टार्ट होता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वांडा विजन को, जो कि अपने 2 बच्चों जिनका नाम होता है टॉमी और बिली, उनके साथ में काफी खुश हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके दोनों बच्चे काफी जोर जोर से रोने लगते हैं, इसलिए वांडा अपने मैजिक का भी इस्तेमाल करती है उन दोनों बच्चों को चुप कराने के लिए। लेकिन वो फिर भी चुप नहीं होते, बल्कि वो तो उल्टा और हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके घर में एग्निस की एंट्री होती है। एग्निस जो कि उनकी नेबर होती है। तब एग्निस बताती है कि बेसिकली मैं जॉगिंग के लिए जा रही थी, अपनी एक्सरसाइज के लिए, लेकिन तभी मैंने बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। मुझे बच्चों को चुप करवाना काफी अच्छे तरीके से आता है। मेरे घर पे मेरे पति रैल्फ एक ट्रिक अपनाते हैं, जब भी हमारे घर में कुछ भी अलग सा होने लगता है तो वो हमेशा लेवेंडर की फ्रेग्रेंस फैला देते हैं। तो चलो मैं भी आपके घर में लेवेंडर की फ्रेग्रेंस फैला देती हूँ। और जैसे ही एग्नेस उसे स्प्रे करती है वो दोनों बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं। अब जब दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं तो एग्नेस उन दोनों बच्चों को गोद में लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर विजन उसे रोक देता है। वो ये सोचता है कि क्या पता एग्नेस ने हाइजीन का ख्याल रखा होगा या नहीं, इसीलिए वो उसे एक अच्छे इंटेंशन के साथ में मना कर देता है। और तभी एग्नेस कहती है कि क्या हम एक बार फिर से शुरू करें। और तभी यहाँ पर वांडा का एक क्रिटिकल सा फेस देखते हैं। वांडा को लगता है कि हर बार जब भी कुछ गलत होता है तो मैं सीन को रिवाइंड कर देती हूँ, क्या इसके बारे में एग्नेस को भी पता है। इस बारे में सोचते सोचते वो एकदम चुप हो जाती है, लेकिन इस बात को विजन भी नोटिस कर लेता है। विजन वांडा से बात करता है, उसे पूछता है कि आखिर तुम ऐसे मोमेंट पर चुप क्यों जाती हो, बार बार सोचने क्यों लगती है, और मैं भी हर बार इन बातों पर कंफ्यूज क्यों जाता हूं, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। मगर बार बार वांडा उसकी बातों को टाल देती है। वो उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, हम बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हो। उन दोनों की आपस में बातें चल ही रही होती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि दोनों बच्चे अपने झूले से गायब हैं। और तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है मम्मी डैडी। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टॉमी और बिली अब 5 साल के हो चुके हैं, यानी कि उनकी एज बढ़ गई है। और वहीं पर हमें एक छोटा सा इंट्रो भी दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें काफी सारी तस्वीरें दिखाई जाती है विजन की, और साथ ही वांडा विजन की अब एक कंप्लीट फैमिली की भी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मोनिका रैम्बो की तरफ, जो कि स्वाड की फैसिलिटी में होती है। और साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि एफबीआई और स्वाड मिलकर एक सीसीटीवी फुटेज को देखकर उसके ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। उस फुटेज के अंदर हमें ये पता चलता है कि 9 दिन पहले स्वाड की फैसिलिटी में वांडा आई और वहां से विजन की डेड बॉडी को लेकर चली गई, और उसी वक्त वहां पर मोनिका भी आ जाती है। उन सभी की बातों से सुनकर हमें ये पता चलता है कि वो उस पूरे हेक्सागोनल शेप यानी कि पॉकेट डायमेंशन पर हमला करने की सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी मोनिका उन्हें कहती है कि नहीं, तुम उस पर हमला मत करो, मैं जाकर ये सब कुछ वापस ठीक कर सकती हूँ। तो वहां पर डार्सी कहती है कि तुम अभी भी जस्ट वहां से आई हो और वापस वहां पर जाना चाहती हो। तब वहां पर मोनिका बताती है वांडा चाहती तो मुझे जान से मार सकती थी, मगर उसने मुझे जान से मारा नहीं बल्कि बस अपनी दुनिया से मुझे अलग कर दिया। और तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ती है। उसे याद आता है कि जब मैं उसकी दुनिया में घुसी थी, यानी कि वांडा विजन की दुनिया में गई थी, तब मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। तो वो एक बंदूक उठाती है और अपने कपड़ों पर शूट करती है। लेकिन जैसे वो उसे शूट करती है तो जिस तरीके से एक बुलेट प्रूफ जैकेट रिएक्ट करती है उसी तरीके से
उसके कपड़े भी उस बुलेट पर रिएक्ट करने लगते हैं। इस बात से वो समझ जाती है कि वांडा अब चीजों को रीड एंड राइट कर रही है। इसका मतलब ये कि जो भी बाहर से कोई चीज उसकी दुनिया के अंदर आती है वो सेम टू सेम उसे अपनी दुनिया में ऑब्जर्व करके उसे बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश करती है। तो क्यों ना हम एक ऐसी चीज वहां पर भेजें जिसे कि वांडा कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ भेजेंगे जो कि वांडा कंट्रोल कर पाएगी तो वो उसे पूरा का पूरा बदल देगी। और तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो उनकी दुनिया में एक मेल भेजेंगे और वहीं वो मेल जाकर मिलता है विजन को, जो कि अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है। और जैसे ही वो उस मेल को पढ़ता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और तब उसे ये लगने लगता है कि वांडा जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रही है। तो वो नॉर्म, जो कि उसका एक कलीग होता है, उसके सर पर हाथ रखता है और जैसे ही वो उसके सर पर हाथ रखता है नॉर्म अपनी असली दुनिया से कनेक्ट हो जाता है। और तब वो विजन को बताता है कि मेरे पिता मेरी काफी चिंता कर रहे हैं और मैं काफी समय से यहाँ पर हूँ, तुम कुछ करो मेरे लिए, वांडा को रोको वरना ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाए जाते हैं टॉमी और बिली, जिनके पास में अब एक कुत्ता होता है और वो दोनों मिलकर पहुंचते हैं वांडा के पास में और कहते हैं कि मम्मी कैन वी कीप हिम, हमें ये डॉग काफी ज्यादा पसंद है। तो वांडा उस कुत्ते को उठाती और देखती है और दोनों बच्चों से कहती है कि लगता है ये किसी और का है, हम इसे नहीं रख सकते। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब उसे पता चलता है कि उसके गले में पट्टा नहीं है तो वो डिसाइड करती है कि ठीक है हम ये कुत्ता जरूर रखेंगे। और उसी मोमेंट पर अगेन एग्नेस उनके घर में आ जाती है और कहती है कि मुझे पता लगा है कि आपके घर पर जस्ट अभी एक कुत्ता है, तो इसीलिए मैं आपके घर पर एक कुत्ते का घर ले आई ताकि ये कुत्ता आपके घर में आराम से रह सके। तब सभी जने ये सोचने लगते हैं कि आखिर हम इसका नाम क्या रखेंगे। तो पहले तो वो सोचते हैं कि हम इसका नाम स्नूफी रखेंगे, लेकिन तब वो कुत्ता इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के पास में बार बार जा रहा होता है। तब वहां पर एग्नेस कहती है कि क्यों ना हम इसका नाम स्पार्की रख दें। सभी काफी खुश होते हैं। उसी मोमेंट पर टॉमी और बिली अपने पिता विजन से कहते हैं कि क्या हम इस कुत्ते को रख सकते हैं। तब वहां पर विजन कहता है कि नहीं, जब तक तुम 10 साल के नहीं होते तब तक तुम इसे नहीं रख सकते। और देखते ही देखते वो बच्चे 5 साल से 10 साल के हो जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि टॉमी और बिली अपने स्पार्की के साथ में खेल रहे होते हैं और तब वो पूछते हैं वांडा को कि आखिर पापा कहाँ हैं, यानी कि विजन हमें कहीं दिख नहीं रहे, वो कहाँ पर गए। तब वहां पर वांडा कहती है कि वो भी ऑफिस गए। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि आज तो सैटरडे है, वो आज ऑफिस क्यों गए। तो वांडा कहती है कि जरूर उन्हें कुछ काम होगा, दैट्स वाई वो अभी ऑफिस गए हुए होते हैं। वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी स्पार्की अपने गेट की तरफ जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। और तभी हम दूसरी दुनिया में देखते हैं कि टाइलर और मोनिका रैम्बो ने अपना एक ड्रोन वांडा की दुनिया में भेजा होता है और तभी वो वांडा को टारगेट भी करने लगते हैं। इस बात से वांडा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। और तभी वहां पर एक ग्लिच आता है। सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये ग्लिच क्यों आया और तभी उन्हें थोड़े से धमाके की आवाज आती है। तो वो सभी अपने कैंप से बाहर निकलकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस पूरे हेक्सागोनल शेप से, यानी कि उस पॉकेट डायमेंशन से कोई बाहर आ रहा होता है और वो और कोई नहीं, वो होती है वांडा खुद। सभी उस पर अपनी गन्स को टारगेट कर देते हैं। तब वहां पर वांडा कहती है कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। टाइलर उससे कहने लगता है कि तुमने असली इंसानों को यूज किया है अपनी एक दुनिया बनाने के लिए, तुमने उन्हें बंधक बना के रखा है। तब वहां पर वांडा कहती है कि बंदूक मेरे हाथ में नहीं, बंदूक तुम लोगों के हाथ में है। वो सभी लोग अपनी खुशी से वहां पर रह रहे हैं, तो मुझे परेशान मत करो। और ये कहकर वो वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। और जैसा कि अभी तक पूरे 4 एपिसोड्स में हमें 4 अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिखाए गए, उसी तरीके से यहाँ पर इस बार भी एक एडवर्टीजमेंट होता है जो कि लेगोस कंपनी की तरफ से एक टिश्यू पेपर का होता है। और वहीं पर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉमी, बिली और साथ ही वांडा अपने कुत्ते स्पार्की को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले होते हैं और वो उसे ढूंढते ढूंढते ठेठ एग्नेस के घर तक पहुंच जाते हैं। तब वहां पर एग्नेस बताती है कि तुम्हारा कुत्ता स्पार्की अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये मर गया है। मैंने इसे बचाने की काफी कोशिश की मगर मैं इसे बचा नहीं पाई। वो बताती है कि स्पार्की ने मेरे घर की कुछ पत्तियां खा ली जो कि शायद तक जहरीली हो सकती है, इसी वजह से स्पार्की का ये हाल हुआ। तभी दोनों बच्चे अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी क्या आप प्लीज हमारे कुत्ते यानी कि स्पार्की को वापस जिंदा कर सकती हैं, हम जानते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकती हैं। मगर तभी वांडा कहती है कि हर लाइफ का एक नेचर होता है, मैं किसी भी इंसान को वापस से जिंदा नहीं कर सकती। और उनकी बातें चली रही होती है तभी वहां पर विजन आ जाता है और वो दोनों बच्चों को घर के अंदर ले आता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर वांडा विजन अपने घर में होते हैं और तभी वहां पर विजन वांडा से पूछता है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या मायाजाल बिछा रखा है। मैं जानता हूँ कि कई ऐसे नॉर्मल लोग हैं जो इस तुम्हारी दुनिया में, जिनमें से एक नॉर्म भी। आज मेरी नॉर्म से बात हुई, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, दोनों ही एक दूसरे पर गर्म होने लगते हैं। तब वांडा उससे कहती है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। तो विजन कहता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं है हमारे बच्चों को छोड़कर, बाकी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, आखिर यहीं पर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। और दोनों गुस्सा करते करते हवा में उड़ने लगते
लगते हैं। तब वहां पर वांडा कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं हमारे भले के लिए ही कर रही हूँ। तब वहां पर विजन ये कहता है कि नहीं, तुम जो कर रही है वो गलत कर रही हो, मुझे जानना है कि आखिर इस वेस्ट व्यू के बाहर चल क्या रहा है, इस दुनिया और बाहर जो चल रही है उस दुनिया में आखिर अंतर क्या है। उन दोनों की ये बातें चल ही रही होती है और तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही वांडा अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वहां पर और कोई नहीं, वहां पर होता है उसका भाई पिएट्रो मैक्सिमोफ। मगर इस बार इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक्समैन वाला क्विक सिल्वर जो कि बनकर आया था पिएट्रो मैक्सिमोफ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वांडाविजन एपिसोड 6। ये एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहाँ पर 5वां खत्म हुआ था। इसके 5वें एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से एंड के अंदर पिएट्रो मैक्सिमोफ जो कि वांडा का एक ब्रदर होता है वो वापस आ चुका होता है और हम देखते हैं यहाँ पर कि वो अब अपनी फैमिली के साथ में होता है, यानी कि वांडाविजन, टॉमी बिली और साथ ही पिएट्रो मैक्सिमोफ अब सभी एक ही घर में काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। बिली और टॉमी अपने घर में काफी शैतानी करते हैं और साथ ही पिएट्रो भी उन दोनों का साथ देता है, वो भी उनके साथ में मिलकर काफी ज्यादा मस्ती करता है। और तभी वहां पर वांडा की एंट्री होती है और वांडा अब एक बिल्कुल नए रूप में हमें दिखाई जाती है। तब हमें पता चलता है कि आज के दिन बेसिकली हैलोवीन होता है। इस दिन सभी यूएस के लोग इस हैलोवीन त्योहार को मनाने के लिए थोड़े वियर्ड और हॉरर टाइप के कपड़े पहनते हैं और तभी वहां पर विजन की भी एंट्री होती है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इन दोनों ने जो कॉस्ट्यूम पहना होता है ये बिल्कुल कॉस्ट्यूम अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने कॉमिक्स में भी काफी बार देखा था। विजन वहां पर वांडा से कहता है कि मैं इसी गेटअप में घर से बाहर जाना चाहता हूँ, मगर तब वहां पर वांडा कहती है कि नहीं, तुम इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते। तब विजन कहता है कि आज हैलोवीन है और सभी ने अपना एक इसी तरीके का कॉस्ट्यूम या फिर गेटअप ले रखा होगा, तो मैं अगर इस रूप में बाहर जाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनकर पिएट्रो भी अब बिली और टॉमी का गेटअप चेंज कर देता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है पॉकेट डायमेंशन के बाहर डार्सी लुइस और साथ ही मोनिका रैम्बो पर, जो कि अभी उसी स्वॉर्ड और साथ ही एफबीआई की फैसिलिटी में होते हैं। तब वहां पर वो टाइलर से बात करते हैं तो टाइलर उनसे पूछता है कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, क्या तुम मेरे साथ में हो और या फिर उन वांडाविजन के साथ में हो। तब वहां पर मोनिका उसे बताती कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम उन दोनों पर अपना हुक्म नहीं चला सकते हो। मैं जानती हूँ कि वांडा को अगर इस बात का पता चलेगा तो वांडा हम सबको खत्म कर देगी, तो इसमें भलाई यही है कि जिस तरीके से वो अपने हाल पर है उसे उसी के हाल पर छोड़ दो। मगर टाइलर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वहीं अगले सीन में हमें दिखाई जाती है वेस्ट व्यू सिटी, जहाँ पर सभी लोग अपना गेटअप चेंज करके हैलोवीन को एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ही बिली और टॉमी भी अपनी स्पीड के साथ में पूरे उस दिन को एंजॉय करने लगते हैं। हैलोवीन जैसे फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए अब विजन भी वेस्ट व्यू के एक दौरे पर निकल पड़ता है और जब वो वहां पर घूम ही रहा होता है तब उसे वहां पर एक लेडी मिलती है जो कि एक तार पर एक छोटी सी पिन को लगाने की कोशिश करती, मगर तब विजन वहां पर नोटिस करता है कि वो औरत उस पिन को उस तार पर नहीं लगा पा रही और साथ ही उसके आंखों में से आंसू भी बह रहा होता है, लेकिन वो अपने हाथ पैर को जिस पोजीशन में थी बस उसी पोजीशन के अंदर अटक जाती है। और जैसा कि हर एपिसोड के अंदर हमें एक एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, उसी तरीके से इस बार भी हमें एक एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है जो कि होता है यो मैजिक की तरफ से। बट हमें इस बार बताया नहीं गया कि ये स्टार कंपनी की तरफ से है और या फिर हाइड्रा की तरफ से। टाइलर और मोनिका के बीच में हुई अनबन की वजह से उन दोनों के बीच में दरारें बढ़ जाती और फाइनली अब हमें ये पता चलता है कि टाइलर जो कि स्वॉर्ड फैसिलिटी के लिए काम करता है और साथ ही मोनिका, डार्सी और मिस्टर जो कि पुलिस फैसिलिटी की तरफ से काम कर रहे होते हैं, अब वो दोनों अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं और फाइनली मोनिका अब डार्सी के साथ में एक अलग कैंप में छुपकर उस पूरे पॉकेट डायमेंशन पर नजर रखना शुरू कर दी। तभी वहां पर डार्सी बताती है कि मुझे पॉकेट डायमेंशन में से कुछ अलग ही तरह की वेव्स मिल रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तब मोनिका भी उस डायमेंशन पर आकर अपनी एक नजर डालती है और तब उन्हें पता चलता है कि डायमेंशन के किनारे पर जो भी लोग और जितने भी घर मौजूद है उन सभी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि वो लोग जहाँ पर है बस वहीं पर अटके हुए हैं। हालांकि ये बात उस टाइम तो उन्हें समझ में नहीं आती। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है विजन जो कि अब उस किनारे तक पहुंच चुका होता है जो कि पॉकेट डायमेंशन के एंड्स में होते हैं और तभी वहां पर उसे मिलती है एग्नीस और ये वही सीन होता है जो कि अभी तक हमने इसकी ट्रेलर्स में देखा था। वहां पर विजन जाकर एग्नीस से पूछता है आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? मगर एग्नीस भी अब वांडा की जादू की वजह से वहीं पर बिल्कुल अटकी हुई थी। तब वहां पर विजन अपने असली रूप में आता है और एग्नीस के सर पर हाथ रखता है और जैसे ही वो उसे टच करता है एग्नीस अपने असली रूप के अंदर पहुंच जाती। तब वहां पर एग्नीस कहती है आई एम नॉट डाई बट यू आर डाई। इस बात को हालांकि विजन समझ नहीं पाता है कि आखिर एग्नीस मुझे ऐसा क्यों कह रही है और वो वापस से सब कुछ नॉर्मल करके वहां से निकल जाता है। वांडा और पिएट्रो दोनों आपस में बैठकर कुछ बातें करने लगते और तभी वहां पर वांडा अपने ध्यान को हटाती है और जैसे ही वो वापस पिएट्रो को देखती है तो उसे पिएट्रो बिल्कुल ही अलग रूप में दिखता है। ये वहां पर वो रूप देखती है जब पिएट्रो को गोली पड़ गई थी
सकोविया फाइट में। ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और अगेन वापस जब उसे देखती है तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा हो चुका होता है। वहीं पर डार्सी और साथ ही मोनिका को अब अपने सिस्टम के अंदर ये पता चलता है कि विजन जो कि वाइब्रेनियम से बना है वो उस पॉकेट डायमेंशन के किनारों तक आ रहा होता है और वहीं पर हमें दिखाया जाता है विजन जिसे पता चल चुका होता है कि ये वेस्ट व्यू बेसिकली एक पॉकेट डायमेंशन के थ्रू बना रखा होता है और जब वो उसके किनारों तक पहुंचता है तो उसे वही दीवारें यानी कि एक वही टेलीपैथिकल पावर वाली वॉल्स मिलती है जो कि वांडा ने क्रिएट करी थी। विजन उस वॉल को पार करने के लिए उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वहीं दूसरी ओर वहां पर पहुंच जाती है स्वॉर्ड और साथ ही पुलिस फैसिलिटी भी और वो ये देखने लगती है कि आखिर इस दीवार में से कौन बाहर आ रहा है और वहीं पर विजन फाइनली उस दीवार में से बाहर आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो इस दीवार से बाहर आ रहा होता है तो हमें ये पता था कि उसकी बॉडी ऑलरेडी डेड हो चुकी और ये डायमेंशन ही था जो कि वांडा की तरफ से बनाया गया था जो कि विजन को एक नई जान दे रहा था और जब वो उससे बाहर निकला तो वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है। उसके शरीर का हर एक पार्ट उसके शरीर से अलग होने लगता है। विजन उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है और तभी वहां पर बिली को ये सारा कुछ विजन आने लगता है कि उसके पिता मुसीबत में है और जाकर भागकर सीधा वांडा को ये बताता है कि पापा मुसीबत में, जल्दी चलो पापा की मदद करो। तब वहां पर वांडा बिली से पूछती है कि आखिर तुमने अपने विजन में क्या देखा। तब अगेन बिली अपने विजन में झांकता है तो उसे पता चलता है कि मेरे पापा के सामने काफी सारी पुलिस फैसिलिटी खड़ी है जो कि उन्हें मरता हुआ देख रही है। इस बात से वांडा को ये पता चल जाता है कि विजन ने उसकी वॉल को क्रॉस करने की ट्राई करी है और वो फाइनली अपनी शक्तियों के साथ में अपने उस पॉकेट डायमेंशन के दायरे को बढ़ाना शुरू कर देती। धीरे धीरे वो अपना दायरा इतना बड़ा कर देती है कि उसके आसपास मौजूद सभी गाड़ियां, सभी लोग और साथ ही सारी दुकानें जो कि उस डायमेंशन के पास में थी अब वो उसके अंदर आने लगते हैं और हर चीज, हर वो इंसान, हर वो गाड़ी जो उसके दायरे के अंदर आती है वो अगेन 1950 के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और साथ ही विजन भी उसके डायमेंशन के अंदर आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वांडा विजन एपिसोड 7। इसके 6th एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से विजन उसके पॉकेट डायमेंशन से, यानी कि वांडा ने जो हेक्सागोनल पॉकेट डायमेंशन बनाया था उससे बाहर आने की कोशिश करता है, मगर बाहर आने की कोशिश में उसका शरीर काफी जगह से टूट जाता है और वांडा इसी की वजह से अपने पॉकेट डायमेंशन के दायरे को और ज्यादा बढ़ा देती है। स्वॉर्ड और FBI की जो फैसिलिटी होती है उसका काफी सारा पोर्शन उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर चला जाता है जिससे कि सब कुछ 1950s के टाइमलाइन का हो जाता है। मगर उस दायरे से मोनिका रैम्बो और साथ ही टाइलर की एक छोटी सी टुकड़ी वहां से बचकर भाग जाती है। अब इस एपिसोड की कहानी यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉमी और बिली अपनी टीवी के सामने बैठकर गेम खेल रहे होते हैं, मगर तभी उनके गेमिंग के रिमोट चेंज होने लगते हैं। वो धीरे धीरे 90s से 80s और 80s से एकदम ऊनो कार्ड के अंदर बदल जाते हैं। तो वो भागते भागते अपनी मम्मी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी ये सब कुछ चेंज क्यों हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पुराने टाइम में वापस जा रहे हैं। लेकिन तब वहां पर वांडा उनकी किसी बात का जवाब नहीं देते हुए बोलती है कि आज मेरा रेस्ट डे है और आज मैं सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी, तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। ये बात सुनकर बिली और टॉमी वापस से नीचे चले जाते हैं खेलने के लिए और थोड़ी देर बाद में वांडा भी तैयार होकर नीचे आती है और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए दूध के पैकेट को हाथ में उठाती है। तो वो देखती है कि उस दूध के पैकेट में भी वही ग्लिच आ रहा होता है जो कि टॉमी और बिली जब गेम खेल रहे थे तो उनके रिमोट के साथ में आ रहा था। धीरे धीरे करके उस दूध के पैकेट का कलर भी चेंज होने लगता है और साथ ही वो पुराने टाइम के एक पैकेट की तरह दिखने लगता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है विजन की ओर। विजन जो कि अब अपनी नींद से जागा होता है और जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि हर कुछ, यानी कि जो भी उसके आसपास था वो अब 1950s के टाइम के अंदर बदल चुका है। एक रात पहले जब वांडा ने अपना दायरा बढ़ाया था तो उसके अंदर काफी सारी कार्स और लोग जो कि स्वॉर्ड और साथ ही FBI फैसिलिटी के थे, अब उनका रूप बिल्कुल बदल चुका था। वो सभी कुछ एक जोकर के अंदर तब्दील हो चुके थे और तभी उसके सामने उसे डार्सी दिखाई पड़ती है। तो वो सीधा डार्सी के पास में जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें याद है कल रात जब मैं उस पॉकेट डायमेंशन से बाहर आ रहा था तो तुमने मुझे देखा था, मगर उस टाइम में तुमसे कुछ बात नहीं कर पा रहा था, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मगर डार्सी उसकी इस बात को सुनकर इग्नोर कर देती है और साथ ही उसे ऐसा भी लगता है कि ये जरूर मुझे छेड़ रहा है। और वहीं अगेन सीन शिफ्ट हो जाता है टॉमी और बिली की तरफ। वो दोनों एक सोफे पे बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और तभी वहां पर वांडा आ जाती है। तब वहां पर वांडा अपने बच्चों से पूछती है कि क्या तुमने अपने डैड को देखा है। तब वो दोनों बच्चे मना कर देते हैं, लेकिन फिर वो बच्चे पूछते हैं कि क्या आपने चाचा जी को देखा है, यानी कि पिएट्रो को। तब वहां पर वांडा कहती है कि नहीं, पिएट्रो अब यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में मत सोचो।
उन सभी की ये बातें चली रही थी और तभी वहां पर एग्नेस की एंट्री होती है और वो दोनों बच्चों को कहती है कि अपनी मॉम को आज परेशान मत करो, आज उसका रेस्ट डे, आज उसे रेस्ट करने दो और तुम दोनों मेरे साथ में चलो। दोनों बच्चों और साथ ही एग्नीस के घर से चले जाने के बाद में अब वांडा बैठकर टीवी देख रही होती है और तभी वो नोटिस करती है कि टीवी और साथ ही सोफे का कलर बदलने लगता है। वो कभी 90s तो कभी 80s और कभी उससे भी पुरानी टाइमलाइन के अंदर चेंज होने लगता है। तब वहां पर वांडा अपनी मैजिकल पावर्स के साथ में वो सब कुछ सही कर देती है और टीवी के अंदर हम सभी व्यूअर्स से बात करती है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ सही हो जाएगा। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मोनिका रैम्बो और साथ ही जेम्स वू पहुंचते हैं उसी पॉकेट डायमेंशन की एक बॉर्डर पर जहां पर एक खास काम को अंजाम दिया जा रहा होता है। हम वहां पर देखते हैं कि काफी सारे मिलिट्री फोर्स वाले एक स्पेस रोवर को जमीन पर उतारते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा टैंक होता है जो कि खास टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया गया होता है। तब वहां पर मोनिका रैम्बो कहती है कि इसको मैं यूज करूंगी और इसी के साथ में उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर जाकर वांडा से बात करूंगी कि आखिर तुम जो ये सब कुछ कर रही हो ये गलत है, और फाइनली वो उसे तैयार कर देते हैं। वहीं अगेन सीन शिफ्ट होता है विजन पर, जो कि अब डार्सी के साथ में बातें कर रहा होता है, मगर उस समय तक डार्सी को उसकी बातें समझ में नहीं आती। तो वहीं पर विजन उसके सर पर हाथ रखता है जिससे कि अब डार्सी अपने असली रूप में यानी कि अपनी असली ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाती है। तब वहां पर विजन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि कल रात हमारे साथ क्या बीता था, और उन दोनों की बातें चली रही होती है। लेकिन तभी वहां पर सर्कस का एक रिंग मास्टर आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी आने वाली है, शेर ऑलरेडी तुम्हारा वेट कर रहा है और अब तुम दोनों पब्लिक के सामने जाओगे और अपना कर्तव्य दिखाओगे। लेकिन ये बात सुनकर डार्सी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर मुक्का मारकर दोनों एक गाड़ी के अंदर वहां से भाग जाते हैं। वहीं पर अगेन हमें दिखाया जाता है मोनिका रैम्बो को, जो कि अब अपने उस स्पेस रोवर के साथ में तैयार होती है वांडा के उस पॉकेट डायमेंशन में जाने के लिए। सब कुछ प्रिपेयर हो जाने के बाद में वो उसके अंदर जैसे ही जाने लगती है तो वो पॉकेट डायमेंशन की शील्ड उससे रोक देती है। वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देती है ताकि वो उसके अंदर तक जा सके, मगर धीरे धीरे वो पूरी दीवार उस पूरी मशीन को ऑब्जर्व करने लगती है, उसे अपने अंदर समाने लगती है। और ये वही बात होने लगती है जैसा कि मोनिका ने पहले भी बताया था, वांडा के द्वारा बनाया गया ये पॉकेट डायमेंशन हर चीज को रीड एंड राइट करता है, हर चीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देता है और सेम टू सेम वैसा ही होता है। उस स्पेस रोवर का आधा हिस्सा उस दीवार के अंदर जा चुका था और तभी जेम्स वू मोनिका को ये बोलता है कि तुम वहां से बाहर निकल जाओ, अभी खतरे से खाली नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोनिका वहां से कूद जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि वो जो स्पेस रोवर उस दीवार के अंदर जा रहा होता है वो जोर से धक्के के साथ में पीछे आकर गिरता है। और जब हम उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका आधा हिस्सा चेंज हो चुका है, यानी कि उसके आगे का पोर्शन जो कि इस दीवार के अंदर तक गया था वो अगेन 1950s के टाइम का हो चुका था, और जो बाकी का पीछे का पोर्शन था वो अभी भी उसी स्पेस रोवर के टाइप का ही था। वहीं पर हमें दिखाई जाती है वांडा, जो कि अपनी टीवी के साथ में अपने व्यूअर्स के साथ में बातें कर रही होती है और तभी वहां पर उस टीवी में से आवाज आती है, यू डोंट डिजर्व इट। इसका मतलब ये है कि अब वो टीवी भी उस वांडा से बातें करने लगती है। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वांडा जब कभी भी अपने व्यूअर्स के साथ में बात कर रही होती तो कभी भी व्यूअर उससे अगेन क्वेश्चन और रिप्लाई कर रहे होते, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था। और जैसा कि हर बार वांडा विजन के एपिसोड्स में होता आया है, एक एडवर्टीजमेंट हमें दिखाया जाता है। इस बार भी हमें एक मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि नेक्सस नाम की एक पिल है जिसे लेने से सर का दर्द काफी जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार भी हमें नहीं बताया जाता कि ये हाइड्रा की तरफ से है और या फिर स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरफ से। वहीं दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि मोनिका रैम्बो अभी डिसाइड करती है कि अगर वो कार उसमें नहीं एंटर कर पाई तो मैं खुद उसमें एंटर होंगी। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो भागते भागते उस पूरी दीवार के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो उसके अंदर जाने की कोशिश करती है वहां पर अगेन काफी सारे ग्लिचेस आने लगते हैं। वो अगेन कभी 90s 90 तो कभी 1980s की टाइमलाइन में चेंज होती जाती है और वो कैसे तैसे करके फाइनली उस दीवार के पार पहुंच ही जाती है। और जैसे ही वो बाहर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर अब काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं, उसके अंदर अब पावर आ चुकी होती है फोटोन की। अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो कैप्टन मार्वल देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैप्टन मार्वल के पास में भी फोटोन ब्लास्ट वाली एक पावर थी और अब वही फोटोन की पावर मोनिका रैम्बो के अंदर भी आ चुकी होती है। उसे सब कुछ अपने सामने एक अलग ही तरीके से दिख रहा होता है, सारी वेव्स, सारे के सारे डायमेंशंस अब उसे अपनी आंखों के सामने एकदम क्लियर नजर आने लगते हैं।
वहीं पर हमें दिखाए जाते हैं विजन और साथ ही डार्सी, जो कि अब कार में बैठकर अपने घर की ओर आने के लिए तैयार होते हैं। मगर तभी वो देखते हैं कि बार बार कभी बारिश आ रही है तो कभी कोई रास्ते के सामने से गुजर रहा है और तो कभी रेड लाइट भी ऑन हो जाती है। इन्हीं बातों के बीच में डार्सी अब विजन को बताती है कि ये बात एवेंजर्स की थी, जब तुम भी हमारी टीम के अंदर साथ में काम कर रहे थे, मगर तब जब थैनोस आया उसने तुम्हें वापस जिंदा करके तुम्हारे सर से माइंड स्टोन को निकाल लिया। मगर एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हारा और वांडा का प्यार सच्चा है। उन दोनों की ये बातें चली रही थी, वहीं दूसरी ओर भागते भागते मोनिका पहुंच जाती है वांडा के घर पर। मोनिका वांडा पर चिल्लाने लगती है, उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने आखिर मुझे यहाँ से बाहर क्यों निकाला, तुमने आखिर इस डायमेंशन को बना के क्यों रखा है। इन्हीं बातों को सुनकर वांडा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स के साथ में मोनिका को हवा में उड़ाने लगती है। ये बात पूरी की पूरी नेबरहुड भी देख लेती है। वहाँ मौजूद सभी लोग इस पूरे इंसिडेंट्स को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर मोनिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जमीन पर वापस आ जाती है। उन दोनों के बीच में तू मैं छिड़ जाती है, मगर तभी वहां पर एग्नेस पहुंच जाती है और वो वांडा को शांत करके अपने साथ में वापस ले जाती है। जब एग्नेस उसे घर पर लेकर आती है तो वांडा उससे पूछती है कि आखिर बच्चे कहाँ पर हैं। तब एग्नेस कहती है कि शायद दोनों बच्चे बेसमेंट में चले गए होंगे। तो इसी बात को सुनकर वांडा अपने बेसमेंट में पहुंच जाती है और जब वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि बेसमेंट पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा हो कि मानो कोई पुरानी हवेली हो। और तब वहां पर एग्नेस उसके सामने आती है और कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जिसके पास में मैजिकल पावर्स हैं। और तब हमें पता चलता है कि एग्नेस असली एग्नेस नहीं बल्कि अगेथा हार्कनेस है। ये देखकर वांडा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो जैसी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने ही वाली होती है, मगर उससे पहले अगाथा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे बिल्कुल हिप्नोटाइज कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और वहीं से हमें उसकी असली सच्चाई का पता चलता है। इस पूरे वेस्ट व्यू के अंदर आज तक जितने भी बुरे काम हो रहे थे या फिर जो भी बुरे काम के पीछे शामिल था, उसके पीछे सारा हाथ अगेथा हार्कनेस का था। जब कभी रैल्फ विजन को असली बातें बताने लगता था तभी भी वो आकर रोक दिया करती थी और साथ ही पिएट्रो को भी माइंड वॉश करके उसी ने ही भेजा था। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जब वांडा टीवी में देखकर हम लोगों से बातें कर रही थी तो टीवी में से कोई अगेन उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि अगेथा हार्कनेस ही थी। और साथ ही बिली और टॉमी का जो डॉगी जिसका नाम स्पार्की था, उसे भी अगेथा ने ही जान से मारा था। और फाइनली इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मगर तभी हमें वहां पर इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि मोनिका अब वांडा के घर में छिपते छिपाते घुसने की कोशिश करती है और जैसी वो बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो उसे वही पर्पल मैजिकल पावर्स वाली जगह दिखाई पड़ती है। और इसी के साथ ये एपिसोड अब कंप्लीटली यहाँ पर खत्म होता है। वांडा विजन एपिसोड 8। इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर इसका 7वां एपिसोड खत्म हुआ था। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से अब मोनिका के पास में फोटोन की पावर आ चुकी है और साथ ही वहां पर विजन को भी अपनी पुरानी बातों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि डार्सी ने उसे हर एक बात सब कुछ सच सच बता दी थी कि किस तरीके से उसका जन्म हुआ, किस तरीके से उसने एवेंजर्स के अंदर फाइट करी और थैनोस से भी लड़ा। और साथ ही आज तक के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में भी हमें पता चला कि आज तक इस पूरे एपिसोड यानी कि वांडा विजन के अंदर कंप्लीटली जो भी विलन का रोल निभा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि अगेथा हार्कनेस थी, यानी कि एग्नेस। और यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ पर हमें समय दिखाया जाता है 1693 का, जहाँ पर एक पुराना गांव होता है और उस पुराने गांव की एक प्रथा होती थी कि अगर उन्हें किसी लड़की पर शक होता था कि इसके अंदर चुड़ैल या फिर कोई प्रेत आत्मा है तो वो उसे सजा देते थे। और वहीं पर हमें दिखाई जाती है अगेथा हार्कनेस यानी कि एग्नेस। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसके ऊपर एक जुर्म है, उसने काला जादू किया है अपने ही गाँव में और जो लोग उसे सजा दे रहे हैं उस पूरे ऑपरेशन को जो लीड कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी। और उसके बाद में सारी की सारी जादूगरनियां जो कि घेरा बनाकर उसके पास में खड़ी थी वो अपनी ताकतों से उसको पकड़ लेती है, उसे जकड़ लेती है। मगर अगेथा हार्कनेस उन सब से ज्यादा ताकतवर थी, वो खुद ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी को हिला देती है, उन सभी को मार देती है। वहीं पर उसकी माँ भी काफी कोशिश करती है उसे बस में करने की ताकि वो उसके ऊपर काबू पा सके, लेकिन अगेथा का जादू इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी माँ का जादू भी उसके सामने नहीं टिक पाता। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो भी खुद अपनी जान गंवा बैठती है और जब सभी लोग वहां से मर जाते हैं तो अगेथा अपनी माँ के पास में आती है
उसकी माँ के गले में एक छोटा सा ताबीज होता है, वो उसे लेकर भाग जाती है। और वहीं से कहानी शुरुआत होती है अपने प्रेजेंट टाइम को लेकर, जहां हम देखते हैं कि अगेता के सामने अब होती है वांडा। और तभी वांडा अगेता से अपने बच्चों के बारे में पूछती है। वो उससे पूछती है कि आखिर मेरे बच्चे कहाँ गए, तुमने उन दोनों के साथ में क्या किया, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और तभी वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल उसके ऊपर करने की कोशिश करती है, मगर तब उसकी पावर्स हमें थोड़ी कम पड़ती नजर आती है। और ये सब कुछ हो रहा होता है अगेता के जादू की वजह से। और साथ ही एग्नेस वांडा को ये भी बताती है कि तुम्हारा जो भाई, जिसे तुम पिएट्रो कहती हो, वो बेसिकली फिएट्रो है, यानी कि फेक पिएट्रो। उसकी इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वांडा उससे बार बार पूछ रही होती है कि आखिर मेरे बच्चे कहाँ पर, मेरी बात का जवाब दो। मगर एग्नेस उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, बल्कि उल्टा वो तो ये जानना चाहती थी कि आखिर वांडा ने इतना बड़ा वेस्ट व्यू अपने पॉकेट डायमेंशन को बनाया कैसे, उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल कैसे कर रखा है। मगर वांडा वहां पर कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। और तभी वहां से एग्नेस वांडा का एक बाल तोड़ती है और उसके बाल से अपनी मैजिकल पावर्स के साथ में उस जगह पर एक दरवाजा खोल देती है। और उसी दरवाजे में दोनों एंटर कर जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर वांडा को अपने माता पिता और साथ ही पिएट्रो भी दिखाई पड़ता है। और वहीं पर पिएट्रो अपनी बहन वांडा को बुलाने लगता है। और तभी एग्नेस वांडा को एक धक्का दे देती है। और जैसे ही वांडा आगे बढ़ती है, वो खुद भी एक बच्चे में तब्दील हो जाती है और वो अपनी फैमिली में बिल्कुल घुल मिल सी जाती है। और फिर सारी फैमिली मिलकर डिसाइड करती है कि आज वो एक टीवी शो देखेंगे जिसका नाम था द डिक वैन टैकी शो। और ये बिल्कुल वैसा का वैसा टीवी शो था जिस तरीके से पूरे वांडा विजन का एपिसोड 1 और 2 हमें दिखाया गया था। ये सब कुछ भी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में था, जैसा कि आज तक हम देखते आए थे। पूरी फैमिली उस शो को बैठकर एंजॉय कर रही थी, सभी काफी खुश लग रहे थे। मगर तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वहां पर आकर गिरता है टोनी स्टार्क की इंडस्ट्रीज से आकर एक बॉम्ब। ये बेसिकली एक मिसाइल होती है जो कि उनके घर के अंदर आकर गिर जाती है। और इसी धमाके के कारण उसके माता पिता की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसी के साथ पिएट्रो और साथ ही वांडा उस मिसाइल के डर से अपने ही घर के पलंग के नीचे छिप जाते हैं और वो 2 दिन तक वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्हें ये लग रहा था कि अगर हमने थोड़ी सी भी हलचल की तो वो मिसाइल फट जाएगी और हम भी जान से मारे जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं हालांकि वांडा छोटी जरूर थी, मगर उसके अंदर यादें अपनी भविष्य वाली थी। तो इसी वजह से वो अपनी टेलीपैथिकल पावर्स के साथ में उस मिसाइल को फटने से रोकने की कोशिश करती है। मगर तभी वहां से एग्नेस उसे वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ यानी कि प्रेजेंट टाइम में खींच लेती है और इससे पूछती है कि क्या तुम उस मिसाइल को रोक पाई, क्या तुम इसे फटने से रोक पाई। मगर तब वहां पर वांडा कहती कि नहीं, मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था मानो मैं सब कुछ हार चुकी थी उस दुनिया में। लेकिन साथ ही वांडा वहां पर एक बात और बताती है कि जब मिसाइल उनके घर में गिरी थी तब 2 दिनों के बाद तक भी वो मिसाइल फटी नहीं थी, तो वहां पर मैं उसे रोक कर भी क्या कर लेती। अब यहाँ पर बेसिकली एग्नेस वांडा से ये जानना चाहती है कि आखिर उसने अपनी इस हैक्स को यानी कि इस पॉकेट डायमेंशन को कैसे बनाया, क्योंकि एग्नेस एक विच है और साथ ही वांडा यानी कि स्कारलेट विच वो भी बेसिकली एक विच ही होती है। और यही मेन रीजन था कि एग्नेस जानना चाहती थी कि आखिर वो सब कुछ ये कैसे कर पा रही है। और वहां से अगेन एग्नेस अब उसे एक दूसरी मेमोरी में लेकर चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि वांडा और पिएट्रो बड़े बड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पर वांडा एक फैसिलिटी यानी कि जो स्ट्रकर की फैसिलिटी थी, जब उसके पास के अंदर वो माइंड स्टोन का सेप्टर आ गया था जिन पर वो काफी टाइम से अपनी रिसर्च कर रहे थे। जब वहां पर वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, देखिए आज तक इस माइंड स्टोन की पावर के सामने कोई भी नहीं टिक पाया, क्या वांडा इसके सामने टिक पाएगी। और देखते ही देखते उस माइंड स्टोन का कलर ब्लू से येलो होने लगता है और जैसे वो येलो होता है उसके अंदर से काफी सारी रोशनी निकलने लगती है और धीरे धीरे वो सारी रोशनी अब वांडा के अंदर समा जाती है और यहीं से अब उसे अपनी एक्चुअल पावर्स मिलती है। मगर ये सारी बातें जो वहां का सीसीटीवी कैमरा होता है वो सब कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा होता है, मगर वहां पर बैठे लोग जब वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। वो उसे बार बार रिपीट करके भी देखने की कोशिश करते हैं, मगर तब भी उन्हें उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। और उसके बाद में एग्नेस अब वांडा को उसकी तीसरी मेमोरी में लेकर जाती है। वो दोनों एक घर में पहुंचते हैं। ये वही घर होता है जब एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर वांडा और विजन ने वो घर शेयर किया था। वो दोनों उस टाइम में साथ साथ रहा करते थे। और साथ ही हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दोनों साथ में बैठकर एक टीवी देख रहे होते हैं और उस टीवी में ही वैसा एक शो चल रहा होता है जिस तरीके से बचपन में वांडा अपनी टीवी में देखा करती थी। और वहीं पर दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे होते हैं। तब वहां पर विजन वांडा से पूछता है कि मुझे तुम थोड़ी उदास लग रही हो, इसके पीछे का क्या रीजन है। तब वहां पर वांडा कहती है कि मुझे बस अपने भाई की परवाह है, अगर मेरा भाई आज मेरे साथ में होता तो मेरे पास दुनिया की हर वो चीज होती जो मैं पाना चाहती हूँ। और इसी बात से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सारी बातें जो चल रही है उन दोनों के बीच में, ये बेसिकली एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के आने के बाद का टाइम होता है, जहां पर सारे एवेंजर्स एक हुए थे अल्ट्रॉन को मारने के लिए। मगर उसी लड़ाई के अंदर अल्ट्रॉन के द्वारा पिएट्रो मारा गया था
और इन्हीं चीजों को सोचते हुए वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। और वहीं से सीन अगेन शिफ्ट होता है अगेथा हार्कनेस और साथ ही वांडा पर। वो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इसी के साथ ही एग्नेस अब वांडा को कहती है कि अब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचा, ना ही तुम्हारे माता पिता, ना ही तुम्हारा भाई और ना ही विजन। आखिर कैसे आएंगे वो सब वापस। और इसी के साथ ही एग्नेस अब वांडा को उस याद में भेज देती है जहाँ पर वो विजन के मरने के बाद में स्वॉर्ड फैसिलिटी गई थी उसके फ्यूनरल के लिए उसकी बॉडी को मांगने के लिए। मगर जो रिसेप्शन पर बैठा होता है वो उसे मना कर देता है। तब वहां पर वांडा कहती है कि वो मेरा पति था, मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी, आखिर कम से कम मुझे उसकी बॉडी को देखने तो दो, क्योंकि मैं उसका फ्यूनरल करना चाहती थी, मगर मुझे तुम उसकी परमिशन कहाँ दे रहे हो। तब फाइनली उसकी बात को समझते हुए उसे एक बार लास्ट टाइम विजन को देखने के लिए हाँ कह देता है। और वहीं से वांडा निकल जाती है विजन की बॉडी को देखने के लिए और साथ ही वहां पर पहुंच जाता है टाइलर। तब वहां पर टाइलर विजन की बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तब वहां पर वांडा उसे कहती कि आखिर तुम उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी पूरी बॉडी को तुमने तोड़ कर रख दिया है, हर पार्ट को अलग अलग कर दिया है, इसके पीछे क्या रीजन है। तब वहां पर टाइलर बताता है कि ये पूरा वाइब्रेनियम से बना है, जो कि विश्व की सबसे महंगी और सबसे अटूट धातु थी, और इसी पर अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि इसको वापस से रिपेयर कैसे कर सकते हैं और साथ ही इसको और एनहांस्ड कैसे बनाया जा सके। और साथ ही वहां पर टाइलर वांडा को इसकी कीमत बताता है जो कि थी $3 बिलियन। लेकिन ये सुनकर वांडा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां का कांच तोड़कर सीधा नीचे पहुंच जाती है। विजन को फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर वांडा को काफी ज्यादा रोना आ जाता है। वो काफी बुरा महसूस कर रही थी मगर वो वहां पर कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो बस उसे छूकर उसे महसूस करके वापस वहां से निकल जाती है। जब वांडा अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है तो उसी के पास में उसे एक लेटर मिलता है और उसी को पढ़ने के बाद में अब वो निकल जाती है न्यू जर्सी की तरफ, जहां पर होता है वेस्ट व्यू। यहाँ पर पहुंचने के बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि आज तक इस वेस्ट व्यू के अंदर रहा करते थे। हमने इन सभी किरदारों को पिछले एपिसोड्स में कई बार देखा है। अब वेस्ट व्यू की एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने के बाद में वांडा अगेन उस लेटर को खोलती है जिसके अंदर एक मैप होता है और उस मैप के अंदर लिखा होता है टू ग्रो ओल्ड इन वी। यहाँ पर वी का मतलब विजन है। इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि वांडा और विजन ने कभी ये सोचा होगा कि हम यहाँ पर अपने भविष्य का घर बनाएंगे, मगर क्योंकि थैनोस ने उसे जान से मार दिया था तो अब वांडा की लाइफ से विजन जा चुका था और इन्हीं बातों को याद करके अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और देखते ही देखते उसका गुस्सा एक भयानक सा रूप ले लेता है। उसके अंदर से सारी पावर्स निकलने लगती है। पूरी लोकेशन, पूरी जगह को बदल देने के बाद में अब वो अपनी ताकतों के साथ में विजन को रिक्रिएट करती है। उसकी यादों से ही अब विजन बनता है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड्स में भी कहा था कि जब भी कोई वांडा को गलत बात लगती थी तो वो टाइम को अगेन रिपीट करके वहां पर एक ग्लिच लाकर सब कुछ सही कर दिया करती थी, क्योंकि ये सब कुछ उसके माइंड में ही तो चल रहा था। और फाइनली इसी बात का यहाँ पर खुलासा भी हो जाता है कि आज तक जो भी बातें बीती, जो भी इंसिडेंट्स हुए, उन सभी के पीछे वांडा थी। और इसी के साथ ही जो एपिसोड 1 के अंदर हमने उसकी एक दुनिया देखी थी जो कि वेस्ट व्यू के अंदर 1950s के टाइमलाइन की थी, वो अगेन वहां से क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वहीं से अगेन सीन शिफ्ट होता है एग्नेस की तरफ, जो कि अब उसे अपनी मेमोरी से वापस बाहर ले आती है, क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि आखिर इस वेस्ट वर्ल्ड को बनाने के पीछे का रीजन क्या था। वहीं पर वांडा को अपने दोनों बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो बाहर निकलती है। तब वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि एग्नेस ने उसके दोनों बच्चों को पकड़ रखा है और वो उससे लड़ने की काफी कोशिश करती है, अपनी जादुई शक्तियों को उसके ऊपर यूज करने की कोशिश करती है। तब वहां पर एग्नेस उससे कहती है कि तुम अपना टाइम, अपना सब कुछ वेस्ट क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो तुम उसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही हो, तुम बस उन सभी चीजों का इस्तेमाल खाली डिनर और ब्रेकफास्ट बनाने के अंदर और अपनी फैमिली को एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरह जीने में यूज कर रही हो। तुम कोई आम इंसान नहीं बल्कि तुम हो स्कारलेट विच। और ये बोलते ही यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वहीं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है टाइलर, जो कि अपने पूरी टीम के साथ में बात कर रहा होता है। तब वहां की टीम उसे बताती है कि फाइनली अब हम तैयार हैं, और ये कहते ही वो एक चेंबर को दिखाते हैं जहां पर उस चेंबर के अंदर अब कंप्लीटली विजन की बॉडी रिक्रिएट कर दी गई होती है, जो कि हमें व्हाइट कलर की दिख रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड कंप्लीटली यहाँ पर खत्म होता है। वांडा विजन एपिसोड 9। इसके एपिसोड 8 में हमने देखा कि किस प्रकार वांडा ने वेस्ट व्यू की पूरी दुनिया को बनाया और साथ ही विजन को भी क्रिएट किया। और साथ ही हमें यह भी पता चला था कि हेवर्ड टाइलर ने विजन की बॉडी को एक बिल्कुल नया क्रिएशन दे दिया था, उससे बिल्कुल नया जन्म दिया था, जो कि हमें व्हाइट कलर के अंदर दिखाया गया था। और यहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब अगाथा हार्कनेस के पास में वांडा के दोनों बच्चे यानी कि टॉमी और बिली हैं। वांडा अपने बच्चों को बचाने की काफी कोशिश करती है, मगर अगाथा के जादू के आगे उसका जादू नहीं चल पाता। और तभी वहां पर अगाथा कहती है कि इस पूरे वेस्ट व्यू में सिर्फ एक ही विच है, और हमेशा जो एक विच होती है वही जादू कर पाती है, दो विच कभी भी एक साथ जादू नहीं कर पाती, इसलिए तुम्हारा जादू मेरे ऊपर काम नहीं करेगा।
मगर इस बात को सुनकर वांडा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक कार से हमला कर देती है। और जैसे ही जब वो उसे पास जाकर चेक करती है तो वो वहां पर उसे नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे खड़ा होता है व्हाइट विजन। तब वहां पर वांडा को लगता है कि उसका विजन उसके पास में वापस आ गया है। मगर जब वो उसे छूने के लिए उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि ये उसका विजन नहीं बल्कि ये तो अल्ट्रॉन की बॉडी है, जिसे टाइलर ने वेस्ट व्यू में भेजा है ताकि वो वांडा के इस नए विजन को मार सके। और देखते ही देखते व्हाइट कलर का विजन अब वांडा के ऊपर हावी होने लगता है। वो उसे मारने लगता है, मगर तभी उसकी जान बचाने के लिए वहां पर रेड विजन पहुंच जाता है और दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। और यहीं पर अब हमें वो फाइट मिलती है जो कि आज तक हमने वांडा विजन के एपिसोड से एक्सपेक्ट की थी। एक और दोनों विजन आपस में लड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर अगाथा वांडा का सामना कर रही होती है। तब वो उसे बताती है कि यहाँ पर तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही वेस्ट व्यू के सभी लोग कैद हो चुके हैं। और वो अपनी पावर्स के साथ में डॉटी के ऊपर मैजिक कर देती है। तब डॉटी वांडा से कहती है कि मेरी एक 8 साल की बच्ची है, अगर तुम चाहो तो वो टॉमी और बिली की फ्रेंड बन सकती है। ये स्टोरी लाइन कैसी रहेगी? मगर वांडा ये सारी बातों को समझ नहीं पाती और देखते ही देखते अगाथा वहां पर मौजूद सभी लोगों के माइंड पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। और वहां पर सारे लोग अब वांडा के पास आगे बढ़ने लगते हैं और उससे कहते हैं लेट अस गो, यानी कि हमें जाने दो, तुमने हमें यहाँ पर बंदी बनाकर क्यों रखा है, प्लीज हमें जाने दो। और इन सभी बातों को सुनकर अब फाइनली वांडा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके वेस्ट व्यू के पॉकेट डायमेंशन के दायरे को खोल देती है और कहती है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतनी तेज भागो। और वहां से सारे लोग उस खुले हुए दरवाजे की ओर भागने लगते हैं ताकि वो वहां से बाहर निकल पाए। लेकिन ऐसा करने पर जो वेस्ट व्यू वांडा ने बनाया था अब धीरे धीरे उसकी क्रिएशन भी डाउन होती जा रही थी, क्योंकि अब जो विजन था वो भी अब टूटने लगा था। वहीं पर टॉमी और बिली जो कि उसकी क्रिएशन से क्रिएट हुए थे वो भी अब धीरे धीरे करके अपने शरीर के टुकड़े खो रहे थे। ऐसा लग रहा हो मानो कि कुछ ही देर के अंदर वो धूल बनकर उड़ जाएंगे। लेकिन वांडा इन सब चीजों को देख नहीं पाती, क्योंकि वहां पर उसके सामने उसके बच्चे होते हैं। टॉमी और बिली अपनी मॉम को कह रहे होते हैं प्लीज मॉम हेल्प अस। और फाइनली वांडा को अपना खुला हुआ जो वेस्ट व्यू का दरवाजा था अपनी पूरी शक्तियों के साथ में अगेन उस दरवाजे को बंद करना पड़ता है। ऐसा करते ही उसकी पूरी फैमिली की जान तो बच जाती है, लेकिन अब उनके सामने होती है अगाथा जो कि उन पर भारी पड़ रही होती है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है व्हाइट विजन भी, जो कि अब रेड विजन से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर टाइलर और साथ ही उसकी पूरी स्वाट टीम अब वेस्ट व्यू के अंदर आ चुकी थी और देखते ही देखते वो सभी टॉमी और बिली पर हमला कर देते हैं। मगर तभी वहां पर पहुंच जाती है मोनिका उन्हें जान से बचाने के लिए और वो अपनी फोटोन वाली पावर का इस्तेमाल करके उनकी जान को बचा लेती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है दोनों विजन्स की ओर में। तब वहां पर रेड विजन व्हाइट से कहता है कि आखिर तुम हमें मारना क्यों चाहते हो। तब वहां पर व्हाइट कहता है कि मुझे टायलर ने तुम्हें मारने के लिए ही प्रोग्राम किया है, मेरे पास में सिर्फ तुम्हें मारने के ऑर्डर्स हैं, मेरे पास और कोई भी यादें नहीं है। तब वहां पर रेड विजन उससे कहता है कि तुम ही असली विजन हो और तुम्हारी सारी मेमोरीज उसने उड़ा दी है, मैं चाहूं तो तुम्हारी सारी मेमोरीज तुम्हारे पास में वापस ला सकता हूं। और तभी वो उसके सर पर हाथ रखता है और जैसे ही वो उसे छूता है उसे अपनी सारी पुरानी यादें आ जाती है, किस तरीके से थैनोस ने उसका खात्मा किया, सारे एवेंजर्स ने मिलकर किस तरीके से उसका सामना किया और फाइनली उसकी बॉडी का क्या हुआ। जब ये सारी की सारी यादें व्हाइट विजन के अंदर आ जाती है तब वो उसे कहता है कि यस आई एम द रियल विजन, और ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। और वहीं दूसरी ओर वांडा और साथ ही अगाथा के बीच में लड़ाई चल रही होती है। तब फाइनली वांडा एक ट्रिक यूज करती है, वो उसके दिमाग पर काबू करके उसके विजन्स को चेंज कर देती है और उसे वहीं पर 1693 वाली यादों में पहुंचा देती है, जहां पर उसके गांव की औरतों ने उसे बंदी बनाकर एक खंबे के साथ में खड़ा कर दिया था। और वहां पर गांव की सारी औरतें आ गई थी उस विच को सजा देने के लिए। मगर तभी वहां पर अगाथा अपनी पावर्स के साथ में अपने आप की विचनेस को छोड़ करके वांडा को विच बना देती है और वहां पर जितनी भी गांव की औरतें थी अब फाइनली उनके सामने वांडा एक विच थी और अब वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी वहां पर वांडा को याद आता है कि अगाथा ने उससे कहा था कि वेस्ट व्यू यानी कि एक जगह पर सिर्फ एक विच हो सकती है, और इसी ट्रिक का यूज करके अब वो फाइनली अपनी शक्तियों को अनलीश कर देती है और देखते ही देखते बन जाती है स्कारलेट विच। वांडा के फुल फॉर्म को देखकर अब फाइनली अगाथा को हार माननी पड़ती है। तब वहां पर वो उससे जान की भीख मांगती है और कहती कि आखिर तुम मेरा क्या करोगी। तब वहां पर स्कारलेट विच उससे कहती है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, क्योंकि तुम मेरे भविष्य में कभी ना कभी काम आओगी, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर पुरानी वाली एग्नेस बनाकर छोड़ दूंगी। और वो उसे पुरानी एग्नेस में तब्दील कर देती है और इसी के साथ में फाइनली ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है।
और जैसी ये लड़ाई खत्म होती है वापस से वांडा विजन और साथ ही टॉमी बिली अपने घर में वापस आ जाते हैं। मगर वहीं पर हम देखते हैं कि अब स्कारलेट विच ने अपनी पावर्स के साथ में वेस्ट व्यू के अंदर जो पॉकेट डायमेंशन बनाया था उसका दायरा धीरे धीरे छोटा होने लगता है। हर वो चीज जो उसके दायरे के अंदर आई थी वो सारी चीजें वापस अपने रियल फॉर्म में आने लगती है और उसकी क्रिएशन से विजन जो बनाया गया था अब धीरे धीरे विजन भी अपना शरीर छोड़कर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो उससे पूछता है कि आखिर मैं किस चीज से बना हूं, तुमने मुझे कैसे बनाया। तब वहां पर वांडा कहती है कि मैंने येलो स्टोन के एक छोटे से अंश के साथ में तुम्हें बनाया। और ये सुनते ही विजन वहां से चला जाता है और सब कुछ बिल्कुल वैसा बन जाता है जब वांडा पहली बार इस जगह पर आई थी और वो अपना सर छुपाकर वहां से जाने की कोशिश करती है। मगर वहां पर वेस्ट व्यू में मौजूद लोग उसे देखकर घूरने लगते हैं। तब मोनिका भी उसके सामने आती है और वो उससे बात करने लगती है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। तब वांडा उससे कहती है कि ये सारी बातें बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और ये कहकर वो वहां से उड़ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मगर इस एपिसोड के एक मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक और ऑफिसर आती है और वो मोनिका के साथ में उसे ले जाकर सीक्रेटली बातें करने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो जो ऑफिसर थी वो कोई रियल इंसान नहीं बल्कि एक स्क्रल होती है जो कि रूप बदल कर वहां पर आई थी। और तभी वो कहती है You have been grounded, he knows you। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे ऊपर नजर आ चुकी है, वो सब कुछ जान गए। लेकिन ये वो कौन है इसके बारे में अभी तक इस एपिसोड के अंदर क्लियर नहीं किया गया और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन जिसके अंदर अब हमें एक बिल्कुल नई जगह दिखाई जाती है, बिल्कुल शांत माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर वांडा ने अब अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी होती है। और वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तब हमें वहां पर एक और वांडा का रूप दिखता है जो कि होता है रियल स्कारलेट विच। और साथ ही अब उसके पास में वो किताब भी होती है जो कि कभी अगाथा हार्कनेस की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो उसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और साथ ही रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। And again guys, thank you very much for watching this video। मिलते हैं अगले वीडियो में।